हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट में। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम जो है आने वाले दिनों में अभी है, 26 तारीख को, 28 तारीख को, उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम है। आप में से कई सारे बच्चों ने यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर मैथ्स के लिए भी क्लास लेकर के आइए, जो भी मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे लिए उन सारे चैप्टर्स को आप कवर करा दीजिए। तो आज जो है हम पहला जो चैप्टर लेकर के आ रहे हैं वो है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से इस बार काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग सारे ही शिफ्ट में एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है। साथ ही साथ अगर आप 2023 का पेपर उठाओगे, 2024 का पेपर उठाओगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग यहाँ पर पहले तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, देन कुछ और भी मेथड सीखेंगे जिसके मदद से हम बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम टाइम में हम सारे क्वेश्चंस को बना लेंगे। साथ ही साथ इसमें जो PYQ में कुछ सवाल आए हैं वो भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और आपको लास्ट में कुछ प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस भी देंगे। तो जो भी बच्चा अगर पहली बार मतलब हाइट एंड डिस्टेंस सीख रहा है या फिर देख रहा है ये वीडियो, तो आप इसको मेक श्योर करो कि आप शुरू कर रहे हो तो लास्ट तक इसको देखो। लगभग 1 घंटे का ये क्लास होगा। लास्ट तक अगर आप देख लोगे तो 5 नंबर लगभग आपके मतलब फिक्स ही हो जाएंगे। लगभग नहीं, मतलब फिक्स ही समझो। अगर एक क्वेश्चन आ गया तो समझो आपके 5 मार्क्स केवल इस 1 घंटे के क्लास से ये पक्का है कि आप सही बना के आओगे। चाहे आप मतलब 12th में 11th में आप मैथ्स पढ़े हो नहीं पढ़े हो, अगर आपको बेसिक थोड़ा बहुत भी आता है, क्लास 8 तक आपने मैथ्स थोड़ी बहुत पढ़ रखी है, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखो दिक्कत किसको होता है? जो बच्चा अगर 12th में पढ़ा है, ठीक है, मैथ्स बैकग्राउंड उसका रहा है, या 10th तक भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो आराम से ये सारे चैप्टर कर लेता है। लेकिन दिक्कत उसको आती है जो आर्ट्स बैकग्राउंड से होता है, ठीक है, जो कॉमर्स वाला है, ठीक है, उसको क्या होता है, कई बार बेसिक चीज़ें समझ में नहीं आती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल अगर ले तो होता क्या है कि कई बार बच्चों को ना ये एक वर्ड है फैक्टर और ये है ये मल्टीपल, ठीक है, ये मल्टीपल। तो इस बच्चे को कैसे समझ में आएगा जब आप इसको मैथ पढ़ाओगे? कैसे इसको समझ में आएगा कि यहाँ पर एलसीएम क्या होता है, HCF क्या होता है? भाई अगर कोई भिन्न आ गया हमारे पास 2/7, 5/12 ऐसे करके कोई भिन्न आ गया, मैं पूछूं कि बताओ इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। जिस बच्चे को फैक्टर और मल्टीपल का पता नहीं है उसको आप कैसे ये सब सिखा दोगे आप? ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होता है जब हम मैथ्स की बात करते हैं। ठीक है, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब आप समझ रहे हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये बातें अगर आपको नहीं भी पता है, अगर आप हमारे क्लास में आ रहे हो तो मैं मेक श्योर करता हूं कि ईच एंड एवरी बच्चा जो भी पढ़ रहा है क्लास में सबको समझ में आए। अगर कोई बेसिक कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर में इन्वॉल्व है तो पहले मैं आपका उसको बेसिक भी समझाऊंगा, ताकि कोई भी बच्चा अगर क्लास 8 तक पढ़ रखा है, मैथ्स थोड़ा बहुत भी उसको आता है, बेसिक न्यूमेरेसी, ठीक है, और जो भी भाग गुणा ये सब जो होता है, ये सारी चीजें भी आती हैं, तो भी उसको समझ में आए। ठीक है, तो लास्ट में जब आप ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आप जरूर से कॉमेंट करके बताना कैसा लगा। आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, रात के बज रहे हैं अभी 2, ठीक है, बजने वाले हैं। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा, समझ में आया, तो आप जरूर से बताइएगा। मैं जो है आगे के जो चैप्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है वो भी लेकर के आऊंगा। साथ ही साथ अगर आपकी डिमांड नहीं तो मैं लाइव क्लास लेकर के भी आऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करते हैं। तो जो भी बच्चा अगर क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है, मैथ्स, तो उसको पता होगा कि एक हमारा चैप्टर हुआ करता था, हिंदी मीडियम में पढ़ता था, ठीक है, चैप्टर हुआ करता था हमारा कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो उसमें ये चैप्टर होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर एक बिल्डिंग है या फिर मान लो कुतुब मीनार है, ठीक है, अभी मैं कुछ रिसेंटली घूमने गया था दिल्ली में, अभी मैं बनारस में आ गया हूँ, ठीक है, तो मैं दिल्ली में गया था, ठीक है, तो ये कुतुब मीनार है, तो कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार की अगर आपको हाइट निकालनी तो ये होती है इसकी हाइट। मान लो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये जो है इसका ये क्या है, हाइट है। वर्टिकल आप देखते हो ग्राउंड से ये कहाँ तक है, ठीक है, इसका टॉप, ये हो गया इसकी हाइट। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो डिस्टेंस ये होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई आदमी है, ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे तमन्ना भाटिया बैठी हुई है, इसको तमन्ना को देखना है, कैसे देखेगा भाई? ठीक है, तो ये लेता है एक दूरबीन और ये जो है फोकस करता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है जब आप ये बात करते हैं मीनार से यहाँ तक ये आदमी कहाँ पे खड़ा है, तो ये होता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस
और हाइट, इसी के बीच हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को यहाँ पर लेकर के चलते हैं। और मान लो कि आपके सामने एवरेस्ट भी आ जाए और कहा जाए आपसे कि एवरेस्ट की ऊंचाई बता दो, तो कुछ चीज़ें अगर हमको गिवन हो तो हम एवरेस्ट की भी ऊंचाई आराम से निकाल सकते हैं। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे जैसे निकाल रहे हैं, ये h हम निकाल सकते हैं अगर हमको ये वाली डिस्टेंस पता हो। सपोज करो कि एक आदमी यहाँ पे है, उसको लगता है कि नहीं आज मुझे जो है ये कुतुब मीनार की हाइट बता देनी है। कैसे बताएंगे भाई? हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे पहले, ठीक है, जहाँ पर ये है ना, ठीक है, यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से क्या करेंगे, हम चलना शुरू करेंगे। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा करके हम मान लो यहाँ पे आ गए, ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसके टॉप को देखना शुरू करेंगे। जब हम देखेंगे तो इसका जो आँख होगा, ऑब्जर्वर यानी जो देखने वाला है, उसकी जो आई है, ठीक है, इसकी जो आई है और यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, ठीक है, तो एक यहाँ पे ना लाइन बन जाती, ठीक है, ठीक है। ऐसा समझो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो, क्या लेकर के, लेजर लाइट लेकर के, ठीक है। अब लेजर लाइट आप लोग जानते ही हो, यूज किया होगा कभी ना कभी, ठीक है। हमारे यहाँ रामलीला हुआ करता था, वहाँ पर बच्चे काफ़ी यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये है, ठीक है, आदमी है, यहाँ से ये लेजर लाइट फोकस करता है यहाँ पे टॉप पे, ठीक है। टॉप पे कौन खड़ी पता है ना, तो यहाँ से टॉप पे ये फोकस करता है, लेजर लाइट जला देता है। अब आप समझो कि जो हमारी आई होती है उसका एक लेवल होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल, आँख की सीध, आँख की सीध। तो आँख यहाँ पे है, आँख के सीध में हम एक हॉरिजॉन्टल यानी ग्राउंड के, देखो ग्राउंड के पैरेलल हम एक लाइन खींच देंगे। तो ये जो झुकाव बनेगा इसी को हम कहते हैं एंगल। कौन सा एंगल? क्योंकि अब ये आदमी ऐसे खड़ा था, ऊपर की ओर देख रहा है, ठीक है। तो कोई एलिवेटेड पॉइंट है, कोई ऊंचाई पे पॉइंट है, हम ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है इसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। तो ये उन्नयन कोण बन गया, यानी क्यों उन्नयन कोण क्यों है? क्योंकि हम कोई ऊंचाई वाले चीज को देख रहे हैं, ठीक है, यानी कोई एलिवेटेड पॉइंट है, यहाँ पे खड़े हैं, जैसे आंख है, देखो सामने ऐसे, ठीक है, ऐसे सामने है, मैं ऐसे आंख उठा करके ऐसे देखूंगा ना, वहां पे कौन खड़ी पता है ना, तो ऐसे मैं देख रहा हूं ऊपर, तो ये जो है मैं ऊपर देख रहा हूं, तो ये देखो यहां से, यानी कि जो अभी आंख की सीधी थी, ठीक है, ये वाली लाइन यहां से ऊपर उठी, तो कितना डिग्री ये जो है एंगल जो बन रहा है यहाँ पे, ये झुकाव जो बन रहा है, ये क्या होता है? ये इसको कहते हैं हम जो है आई साइट कहते हैं, ठीक है, आई साइट लाइन कहते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नाम है, अभी आ जाएगा आगे, ठीक है। तो ये जो है, जो आप यहाँ से आंख, जो आपकी आंख है और जो हमारा पॉइंट है जिसको हमको देखना है, ठीक है, तो इसके बीच जो अगर हम लाइन से इसको मिला दें, एक लाइन खींच दे, तो और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है, इसी को कहते हैं हम उन्नयन कोण। समझ में आ गई बात? इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। अब ये अवनमन कोण भी आ जाएगा, उसको भी समझ लेंगे। तो ये उन्नयन कोण जो बन रहा है, अगर आपको ये उन्नयन कोण किसी भी तरीके से पता चल गई, तो आप आराम से बैठे बैठे बता सकते हो। मतलब यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है, बैठे बैठे नहीं, यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से थोड़ी दूर जाओगे, यहाँ से मान लो कि ये कोण 45 डिग्री का बन गया। जैसे ही 45 डिग्री का बन गया, आप तुरंत इसकी हाइट बना सकते हो, बता सकते हो आराम से, ठीक है। अभी जब ऐसे चैप्टर ये खत्म होगा, आप आराम से पता कर लोगे कि हाँ सर, कुतुब मीनार की हाइट कैसे निकालनी थी, अब हम निकाल लेंगे, ठीक है। बस आपको एक लेजर लाइट रखना होगा अपने पास, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो कुतुब मीनार है। अब कुतुब मीनार का मुझे अभी याद आ रहा था बहुत, क्योंकि मैं अभी जस्ट रिसेंटली इसको विजिट करके आया, ठीक है। तो अब ये है कुतुब मीनार, ठीक है। तो अब ये आदमी जो है यहाँ से देखो यहाँ गया, इसकी दूरी कितनी दी गई है? 28.5 मीटर, ठीक है। तो बताओ जल्दी से, ये वाला कौन सा एंगल होगा? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ क्या होगा एंगल। तो ये एंगल का क्या नाम होगा? इस एंगल का नाम होगा उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। क्या नाम हो जाएगा? एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। क्योंकि यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है और वो आंख अपना ऊपर उठाकर कैसे देख रहा है, तो ये जो है आई का लेवल हो गया, ये जो है आंख की सीध हो गई, और ये जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट से हमने जो मिलाया है एक लाइन, ये इन दोनों के बीच का एंगल जो है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। चैप्टर एंड होते तक आप इसकी ऊंचाई भी बता दोगे आराम से, ठीक है। अभी देखो ये इतना दूरी है, ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, आराम से आप इसकी ऊंचाई निकाल लोगे। ये h कितना है, लास्ट में आप कॉमेंट करके बताना कि सर हाँ सर, मुझे पता चल गई कि कुतुब मीनार की हाइट कितनी थी। ये आपका होमवर्क है, लेकिन ये होमवर्क लास्ट में करना है, ठीक है, सेशन एंड होने के बाद। अब और भी जान लेते हैं, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन बता दिया अभी हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो देखिए, एलिवेशन मतलब होता है उन्नयन कोण, मतलब कोई एलिवेटेड पॉइंट, ऊंचाई पे देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम उन्नयन कोण। क्या कहेंगे हम? उन्नयन कोण कहेंगे। और ये जो है हमारा यहाँ पे डिप्रेशन एंगल, इसको कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है।
डिप्रेशन मतलब क्या होता है, अगर सिंपल में देखें तो डिप्रेशन मतलब मान लो एक गड्ढा है, ठीक है, तो जैसे कुआं है मान लो, ठीक है, तो कुआं एक डिप्रेशन होता है। तो आप जैसे कुआं में देखना है अगर कि कुआं में क्या है, मेंढक है, चूहा है, क्या चल रहा है, क्या है, सांप है कोई, ठीक है, तो आपको देखना है कुछ, मान लो आपकी बॉल जो है कुएं में गिर गई, तो बॉल को देखोगे, तो बॉल को देखने के लिए आपको जो है अपना नजर झुकाना पड़ेगा, ठीक है, नीचे करोगे तब देखोगे। तो जैसे ये मान लो कि यहाँ पे ये देखो, ये चिड़िया यहाँ पे है, ठीक है, चिड़िया की ये आंख है, तो आंख का एक लेवल जैसे बताया, आंख की सीध क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है, ये आंख का इसका लेवल बन गया, इसको कहते हैं आई लेवल, ठीक है, ये आई लेवल हो गया। अब अगर इसको इस जो भी है ये, ठीक है, जो भी है गिलहरी है जो भी है, इसको देखना है अगर, तो इस चिड़िया को अपने आंख को झुकाना पड़ेगा, ठीक है, झुकाना पड़ेगा। तो ये क्या कर रहा है, यहां से ऐसे देख रहा था, अब ऐसे ये झुका करके उसको देख रहा है, ठीक है, तो आंख इसकी झुक गई। तो जब ये झुकाएगा अपना आंख, तो इसके और इसके बीच जब ये इसको देखेगा तो इसको हम एक लाइन से मिला देंगे। जैसे ही हमने मिलाया और तो इसके बीच जो एंगल बनेगा, इसके आई लेवल और ये जो ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एक लाइन से मिला दिया है, इन दोनों लाइंस के बीच जो हमारा एंगल बन रहा है इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो नाम ये कहां से आया है, एंगल तो है ही, एंगल मतलब झुकाव, दो लाइंस के बीच, मतलब ये मान लो दो लाइंस है, इसके बीच जो झुकाव बन रहा है, ठीक है, इंक्लिनेशन जो है दो लाइंस के बीच, इसी को हम कहते हैं क्या, एंगल। अब ये एंगल तो है लेकिन एंगल का नाम अलग अलग है बस। एक हो गया डिप्रेशन यानी ऑनमन कोण, क्योंकि हम नीचे देख रहे हैं, और एक होता है हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों, क्योंकि ये जब जैसे मान लो ये जो भी है, जो भी जानवर है, ये अगर इस चिड़िया को देखेगी तो क्या करेगा, नजर को उठाएगा, तो नजर को उठाए मतलब एलिवेटेड पॉइंट की ओर देख रहा है, तो इसके बीच जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, ये आई लेवल हो जाएगा, ठीक है। आई लेवल हमेशा जो है हॉरिजॉन्टल होता है ऐसे, ठीक है, सीधा। समझ में आ गई बात, तो ये बात समझ में आ गई, आप लोगों को भी समझ में आ गया, आ गया समझ में? जी सर, जी सर। एंगल ऑफ एलिवेशन आ गया समझ में, और डिप्रेशन, ओके। तो आज देखो मैंने जो है दो स्टूडेंट भी यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, ये लोग सो रहा था लेकिन हम इस लोग सब जगह उगा करके जो क्लास चल रहा है, क्लास कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है, 5 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ये दोनों स्टूडेंट ऐसे हैं जैसे कि समझो इन लोगों को 4 बार अगर कोई बात बता दो तो भी कई बार इन लोगों को पल्ले नहीं पड़ता है। हम जैसे नहीं कहते हैं क्लास में आपके टीचर लोग एकदम गधा आदमी है, ठीक है, गधा लड़का है, तो ये जो है उस टाइप का स्टूडेंट है। अगर इन दोनों को समझ में आ गया ये टॉपिक, लास्ट में हम इन दोनों से पूछेंगे, ठीक है, अगर इन दोनों को समझ में आ गया ये टॉपिक हमारा पढ़ाया हुआ, तो हम समझते हैं कि सारे बच्चा को जितना भी यूट्यूब पे जो भी देख रहे हैं सबको समझ में आएगा, इसकी पूरा गारंटी वारंटी है, ठीक है। तो लास्ट में इन दोनों से पूछ लेंगे, अगर इन दोनों लोग बोल दिया कि हाँ सर समझ में आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि यूट्यूब पर भी ये रिकॉर्डेड लेक्चर देख के सब बच्चा को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब गधा से याद आ गया, एक कहानी याद आ गया, सुना ही देते हैं, ठीक है। तो एक गधा था, ठीक है, तो एक गधा था, तो ना उसका मालिक गधा को लाया, ठीक है, उसके सामने एकदम बढ़िया बढ़िया घास फूस लगा दिया, तो ये 2 जगह रखा, ठीक है, 2 जगह रखा। तो क्या किया, गधा लाया यहाँ पे, और ये मान लो गधा है, जी फॉर गधा, ठीक है, तो एक तरफ इधर इसको मतलब ढेर लगा दिया घास जो भी है खाने वाला चीज़ है, ठीक है, इधर भी लगा दिया ढेर मस्त एकदम। अब ये गधा आया सामने, मालिक कहा कि जाओ खाओ, तो ये क्या कर रहा है, इसको ना दोनों ही बहुत बढ़िया लग रहा है, इसको लग रहा है कि दोनों ही बहुत स्वादिष्ट खाना है। तो पहले क्या कर रहा है, पहले इसके पास जा रहा है, ठीक है, अपने इस वाले खाना चारा के पास, फिर कुछ देर बाद सोच रहा नहीं ये वाला ज़्यादा अच्छा है, फिर ये इसके पास आ जा रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो इसको लग रहा नहीं वो वाला ज़्यादा अच्छा था, तो फिर ये घूम करके इसके पास जा रहा है, जब यहाँ पर पहुँचता है तो इसको लगता नहीं सर ये वाला अच्छा ज़्यादा है, तो फिर ये कूद करके यहाँ आता है खाने, जैसे यहाँ आता है फिर यहाँ पर, तो ऐसे ये यहाँ भाग दौड़ करके ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि कौन सा हमको खाना है, और एट लास्ट में बेचारा मर गया, इसकी डेथ हो गई। समझ में आ रही बात? तो क्योंकि ये गधा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा खाना है, ठीक है, तो ये अगर गधे के सामने ऐसा चीज़ रख दोगे, दोनों एकदम समान प्रकार की चीज़ें, दिखने में सब आशा दोनों समान हो, स्वाद में दोनों समान हो, तो ये बेचारा इसे घूमते रह जाएगा, खाएगा नहीं, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं कि ये सब जो बैठे हैं ये सब तो आदमी है, तो इन लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर मान लो कोई आदमी यहाँ पर रहता तो ये पहले इसको खा लेता, इसको खत्म करने के बाद इसको खा लेता, खत्म बात, क्योंकि हम इंसान है ना जी। क्योंकि ये गधा था, वैसे घूमते घूमते बेचारा मर गया, ठीक है। तो गधा से बस याद आ गया तो बता दिया, आप इसको फॉरवर्ड कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आप देख लेते हैं, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन समझा दिया, यहाँ पर आंख है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, ठीक है, जो अभी हम बता रहे थे लाइन ऑफ साइट। आप अपने आंख जहां से देख रहा है कोई ऑब्जर्वर, उसको आप उस पॉइंट से, उस ऑब्जेक्ट से मिला दोगे जहां पर जो ऑब्जेक्ट आपको देखना है, तो उसके बीच जो एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच, इसको कहते हैं हम जो है यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण। हिंदी में आप लिख लेना, ठीक है, उन्नयन कोण। आप लोग भी नोट करते चलो भाई, ठीक है, यहाँ मूक दर्शक बन के नहीं बैठना है कि बस सुन रहे हैं हो गया। मैथ पढ़ रहे हो, यू हैव टू नोट, ठीक है। अगर नोट नहीं करोगे अपने कॉपी में तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। मैथ सीखने के लिए, समझने के लिए
आपको पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या करें, अब नीचे की ओर देख रहे हैं तो बताओ कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है। अब उन्नयन और अवनमन का थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको बता, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। जब दो समांतर रेखाएं होती हैं, समझो ना, ये क्या है, दो समांतर रेखाएं, दो समांतर रेखाएं यानी कि दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस यहाँ पे हो गए। अब जब पैरेलल लाइन को एक तीसरी रेखा यानी कि तीसरी लाइन जब कट करती है, ये मान लो ये लाइन कट कर दी, तो जब ये लाइन कट करेगा तो होगा क्या कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं यानी कि ये वाला एंगल एकांतर कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आ गया बात। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, हमेशा 45 डिग्री ही होगा। तो जैसे यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पे एक लाइन खींच दें, ठीक है, एक लाइन खींच दें और इसको हम यहाँ से मिला दें, तो अब बताओ फटाफट से, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, कलर चेंज कर लेते हैं, हाँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों तो समांतर हो गए, दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। अब दोनों अगर पैरेलल हो गए तो आप यहां ध्यान से देखो, ये एक रेखा हो गई जो दोनों को काट रही है। यहां पे देखो दो पैरेलल लाइंस, एक तीसरी रेखा जिसको तिर्यक रेखा कहते हैं, ये काट दिया। जब ये काटा तो दो जो है एकांतर कोण जो होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो जब अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो अगर ये मान लो ये कितना था 45 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा बाबू, ये भी हो जाएगा आपका 45 डिग्री। समझा की बात। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम इसका यूज नहीं करेंगे। जब हम यहाँ पे जब अवनमन कोण जब बनाएंगे ना, तो इसका यूज नहीं करेंगे, हम फिर इसको उन्नयन कोण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जितना होगा वो यहाँ पे इतना हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, कैसे ये एंगल हम 45-45 लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये देख लो, जैसे यहाँ पर बिल्डिंग पे एक बच्चा खड़ा हुआ है और ये बॉल को देख रहा है, तो अब क्या बनेगा, ये यहाँ पर जो इसके आँख की सीध होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्योंकि नीचे देख रहा है। तो मान लो ये 45 डिग्री है, मान लो ये 45 डिग्री है, या फिर 60 डिग्री मान लो यहाँ पे बन रहा है। तो अगर ये 60 है तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हो गई। अब अगर दोनों पैरेलल हो गई तो ये कौन सा हो गया, ये आपका तिर्यक रेखा हो गया। अब अगर इसको ये काट रहा है, अगर ये 60 है तो ये जो है इसका अल्टरनेट एंगल ये भी 60 हो जाएगा। तो अगर इस बिल्डिंग की अगर आपको ऊंचाई निकालनी हो तो मैं एक चीज दे रहा हूँ आपको, ये मान लो कि इस वाले से यहाँ तक की जो दूरी है इस बॉल की, ये कितनी है, ये है 20 मीटर। कितनी है, 20 मीटर। तो मैं पूछ रहा हूं कि इस बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। मान लो यहां तक इसकी ऊंचाई है, ये बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी होगी ये आपको बतानी है, ठीक है। h बराबर क्या होगा ये भी आप कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताओगे कि सर कुतुब मीनार की इतनी ऊंचाई थी और यहाँ पर जो ये बिल्डिंग थी जो आपने बताई थी इसका ऊंचाई कितना है, लास्ट में आपको बताना है, ओके। आगे हम मूव करते हैं। अब देखो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो कि क्योंकि हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री तो आएगा ही बीच में। ऐसा तो नहीं है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री का हम उसका एप्लीकेशन सीख लें, भाई ट्रिग्नोमेट्री का यूज तो पड़ेगा ही हमको। तो यहाँ पे कुछ चीजें हम यूज करने वाले हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर किसी बच्चे को पहले से नहीं पता ये सारी चीजें, जिसने 10th क्लास में पढ़ी उसको पता है, बट हम मान के चलते हैं, जब हम पढ़ाना शुरू करते हैं मान के चलते हैं कि सामने वाला एकदम वही है, ठीक है, जी है, और उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो कुछ नहीं आता है तो एक टीचर का काम होता है कि उसको समझो कि मतलब जी से, समझ रहे हो ना, वहां से चिंपैंजी तक, ठीक है, तो जी से लेकर के सी तक पहुंचाना होता है। तो आपको नहीं भी आता कोई बात नहीं, हम मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलो, तो ध्यान रखना। अब कुछ ना, इसको हम कहते हैं, ये साइन है, ठीक है, ये कॉस है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। और ये जो रेशियो होता है ये संबंध बताता है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। एक ये राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हो, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक जो कोई भी एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री का हो। कोई भी एक एंगल, जैसे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप बताना, मैं पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है आगे। तो जो भी एक एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो गया, ट्राइंगल मतलब आप जानते ही हो, 3 साइड से 3 जो साइड्स होते हैं भुजाओं से बंद आकृति होती है, 2D होता है, ठीक है, 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। तो अगर एक 90 डिग्री है, ठीक है, तो हम उसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। तो ये जो पूरा जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, ये सब का सब जो काम होने वाला है ये समकोण त्रिभुज में ही होगा, यानी राइट एंगल ट्राइंगल में ही होगा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिखा हुआ है, ये सब के सब एक पर्टिकुलर ट्राइंगल के लिए है, ठीक है। किसके लिए यहाँ पे हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ये जो भी यहाँ पर रेशियो बनाएगा ये रेशियो आपके राइट एंगल ट्राइंगल में ही बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ आपको सूत्र याद करने पड़ेंगे। जैसे ध्यान रखना, जो एक ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी यानी लॉन्गेस्ट जो यहाँ पे साइड होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। हाइपोटेन्यूज जो भी आप पढ़ते हो, हाइपोटेनस मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो ये हाइपोटेनस इसको कहते हैं हिंदी में कर्ण, क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। बेस को कहते हैं आधार, क्या कहते हैं जी, आधार कहते हैं। और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब, ठीक है।
तो ये तीनों आपको पता होना चाहिए। जो सबसे बड़ी होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, और यहाँ पे जो दो बचती है एक को बेस कहते हैं और एक को परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे, ठीक है, खड़ी लाइन, और ये बड़ी लाइन है ये हो जाएगी आपकी बेस, ठीक है। अभी हमको और आपको बताएंगे कि बेस और परपेंडिकुलर कैसे हम डिसाइड करेंगे, वैसे उतना जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे ध्यान रखना कि तीन चीजें होती हैं, तीन साइड्स हैं तो तीनों साइड्स के नाम होते हैं, ठीक है। एक का हाइपोटेनस कर्ड, दूसरे का बेस यानी कि आधार, और तीसरे का होता है परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे कि जब भी हम देखो, जैसे देखें यहाँ पे, जैसे कि एक बिल्डिंग था तो बिल्डिंग पे एक लड़का बैठा हुआ था, तो यहाँ से जैसे मान लो यहाँ पे कोई आदमी है बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कौन सा एंगल हो जाएगा, बताना जल्दी से, बताओ जी कौन सा एंगल होगा ये कौन सा एंगल है, ठीक है, क्या होगा जी आप बताइए, ये कौन सा एंगल है, यहां से कोई व्यक्ति इसको देख रहा है, ये कौन सा एंगल है, उन्नयन, ठीक है, चलो समझ में थोड़ा बहुत आ रहा है, चलो चलो लास्ट तक चिंपैंजी बन जाओगे। चलो, तो सी से ए को देख रहा है, तो यहां से सी से ए को देख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। थीटा मतलब क्या, ये उन्नयन कोण है, क्योंकि हम क्या करें अब ना ऊंचाई पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे ए को देख रहे हैं, तो ये उन्नयन कोण। तो अगर ये कोण है, हमेशा ध्यान रखना जहां पे एंगल बनेगा, चाहे उन्नयन कोण बन रहा है चाहे अवनमन कोण बन रहा है, तो जो आप इसको जब ट्राइंगल बनाओगे तो इसके जस्ट सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई। जहां पे थीटा बन रहा है उसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा भुजा परपेंडिकुलर, और जो ये दोनों होगा एक मतलब जिसके साथ ये थीटा लगा हुआ रहेगा, ठीक है, जिसके साथ ये चिपका हुआ है, तो ये एक बेस होगा उसमें से, और एक होगा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। अब कर्ण कौन सा होता है, तो कर्ण जो बड़ा होगा सबसे वो होगा कर्ण, और जो बचा रहेगा वो हो जाएगा बेस। हमेशा ध्यान रखना है जहां पे एंगल बन रहा है उन्नयन या फिर अवनमन, जब आप ट्रायंगल फॉर्म करोगे तो ट्रायंगल के जो थीटा हमारा उन्नयन कोण, उसके जस्ट सामने वाला भुजा जो होगा ए बी जो यहाँ पे दिख रहा है वो होगा आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो आप ऐसे जो इस तरीके से आप बता सकते हो कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन होगा। अब साइन थीटा बराबर, ये सूत्र आप याद रखना, ठीक है, हालांकि हर जगह जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मैं ऐसा तरीका भी बताऊंगा जहां पर बिना ये सब किए भी आप आंसर ला सकते हो कई सारे सवालों के, बट कुछ सवालों के लिए आपको ये जानना ही पड़ेगा, तो बेसिक तो समझना ही है, जो ट्रिक होगा वो भी बताएंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, ये रेशियो है, रेशियो है ना, रेशियो किसके किसके बीच, रेशियो मतलब क्या होता है, संबंध बता रहा है, जैसे आप फ्रैक्शन देखते हो वो भी एक तरह का रेशियो होता है, ठीक है। तो जैसे लंब बट्टे कर्ण के बीच, यानी लंब और कर्ण के बीच ये रेशियो है, लंब कौन सा हो गया, तो परपेंडिकुलर हो गया। तो साइन थीटा बराबर, ये लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब यानी कि परपेंडिकुलर बटे कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, तो P बाई H आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि आप लिख सकते हो बेस बटे यहाँ पे हाइपोटेनस, ठीक है। देन हो जाएगा आपका टैन थीटा, ये आपको याद होना चाहिए भाई, ये याद कर लेना, ठीक है। रेशियो है, संबंध बता रहा है दो चीजों के बीच, कौन कौन से, भुजाओं के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा किसके बीच, लंब और आधार के बीच, यानी कि परपेंडिकुलर और बटे बेस, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपको याद कर लेना है, जब ये याद रहेगा तभी आप आगे यहाँ पर सवाल हल कर पाओगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो पहले ये याद कर लो। अब एक चीज और ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी में याद करने का एक तरीका होता है लाल बटे कक्का। अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, और ये होता है आपका टैन, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, लाल बटे का मतलब एल बटे के, एल फॉर क्या हो जाएगा, लंब, और के फॉर क्या हो जाएगा, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन के लिए। देन यहाँ पर कॉस के लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार यानी कि बेस बटे हाइपोटेनस, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा ये कॉस के लिए। टैन के लिए क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन यहाँ पे बेस हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटे आधार, तो लाल बटे ऐसे कक्का याद रखना, पहले साइन का होगा, देन कॉस का, देन यहाँ पे टैन का हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रेशियो यहाँ पे दिए गए हैं इसके इनवर्स रेशियोज भी होते हैं, उनका भी एक नाम होता है। जैसे साइन लिखा था ना, साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या लिखा था, लंब बटे क्या लिखा था, कर्ण। तो इसका जो इनवर्स होता है वो होता है हमारा कोसेक थीटा, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं बता दे रहा हूं, कोसेक थीटा किसका इनवर्स होता है, साइन का, ठीक है। तो साइन थीटा का इनवर्स होता है। तो आप अगर इस रेशियो को उल्टा कर दो तो क्या लिख सकते हो आप, कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कर्ण बटे यहां पे लिख सकते हो लंब, ऐसे लिख सकते हो कोसेक थीटा बराबर। वैसे हम यहाँ पर कॉस थीटा हमने लिखा था, कॉस थीटा बराबर क्या था, आधार बटे क्या लिखा था, कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो इसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, इनवर्स जो होता है वो होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। अब जब इसका देखोगे यहाँ आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है,
कड़ बटे आधार यानी कि हाइपोटेनस बाई बेस, ये हो जाएगा। देन यहाँ पर एक और बचा है हमारे पास कॉट थीटा, सॉरी टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर क्या बताया, टैन थीटा हमने बताया इसका जो रेशियो होता है ये क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है रेशियो वो यही है टैन थीटा, ठीक है। लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, मुंह पे होना चाहिए, ठीक है, मुंह पे होना चाहिए तभी आप हल करोगे, ठीक है। अब ये मैं सोचने मत बैठ लेना सर कौन सा आधार बटे कण था कि लंब बटे कण था, अगर ऐसा हो गया तो फिर आप जो है कंफ्यूज हो जाओगे और कहीं ना कहीं अपने माइनस मार्किंग करके आ जाओगे, तो ये पता होना चाहिए। हालांकि हमने जो ट्रिक बताया उससे भी आप यहाँ पे लाल बटे कका, ठीक है, लंब बटे कण, आधार बटे कण, लंब बटे आधार हो गया। लंब बटे आधार, इसका जो इनवर्स होता है वो होता है कॉट थीटा, क्या होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा जो होगा ऑफकोर्स क्या हो जाएगा 1/tan थीटा इज इक्वल टू, देन आप लिखोगे आधार बटे लंब, क्योंकि ये इनवर्स है, ठीक है, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जब निकालना होगा तो आप तुरंत निकाल लेना, याद हमको 3 ही करना है बस, ठीक है, लाल बटे कक्का। अगर आप इतना समझ गए, एक चीज बस आपको और याद करनी पड़ेगी, ठीक है, इस चैप्टर में एक चीज और, जो कि हमारा वैल्यूज, ठीक है, वैल्यूज याद करना पड़ेगा आपको, समझ में आ गई बात। तो इसे साइन थीटा, तो यहाँ पे 0 डिग्री लिखा हुआ है, थीटा बराबर क्या है, थीटा बराबर एंगल ही तो है, तो जब आप यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर 0 रखोगे तो इसका मान कितना आ जाएगा पता, 0 डिग्री रखोगे तो इसका मान आ जाएगा 0, ठीक है। साइन 0 का मान 0 होता है, ये याद होना चाहिए आपको। देन साइन 30 का मान होता है हाफ यानी कि आधा, आ रही बात समझ में। तो साइन 30 अगर लिख देंगे यहाँ पे थीटा की जगह पर 30, तो उसका मान हो जाएगा 1/2। देन थीटा की जगह पर अगर हम 45 लिख दें तो साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। देन साइन थीटा की जगह पर अगर हम 60 रख दें तो इसका मान हो जाएगा √3/2। और अगर हम यहाँ पे 90 रख दें तो मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। अगर आपको ये याद रहेगा तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगा आगे इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये तो बेसिक है, ये सब आपको कराया जाता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बस आपको बता दे रहे हैं, जिसको नहीं भी पता होगा उसको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो, तो ये जो है साइन थीटा 0 का मान 0, ये आपको याद होना चाहिए। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 होता है, 60 का मान √3/2 होता है और 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब जो है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का कैसे याद रखेंगे, देखो कुछ नहीं याद करना आपको, 90 का जो वैल्यू लिखा है उसको 0 पे लिख दो, जो 60 पे लिखा हुआ है उसको 30 पे लिख दो, और जो 45 है वही इसका 45 है, दोनों सेम होता है, ठीक है। कॉस 45 और साइन 45 दोनों का सेम वैल्यू। देन अगर यहाँ पे 1/2 था 30 का, साइन 30 का, तो साइन 60 का, सॉरी कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो आप इसको ऐसे लिख दो बस, ठीक है, बैक टू फ्रंट लिख दो, कॉस वाले में आपका आंसर निकल गया, ठीक है। तो कॉस 0 का मान 1 कहां से आया, यहां वाला उठा के रख दिया बस, ठीक है। कॉस 30 का मान यहां वाला 60 वाला √3/2। कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही है। कॉस जो है 60 का मान क्या हो जाएगा, ये वाला 1/2। कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा, यहां वाला 0। बस देखो कितना आसान है याद करना, बस एक का याद करो, दूसरा भी ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक का याद हो गया, दूसरा अब टैन थीटा का, तो टैन थीटा, टैन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान 1/√3 होता है, जिसका हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। इन तीनों का बहुत ज्यादा यूज करने वाला, ध्यान रखेगा। ये तो मतलब कुछ याद होना, ये तीनों याद होना चाहिए, और साइन का भी याद और कॉस का भी तो वैसे होना ही चाहिए, सबका याद होना चाहिए। बट अगर कुछ नहीं याद हो रहा है तो कम से कम इतना तो जरूर याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बार बार क्वेश्चन बनता है इधर से ही, ठीक है, वैसे वहां से भी बनता है, तो सब याद कर लो तो अच्छी बात है। नहीं अगर कुछ आ रहा है, नहीं याद हो पा रहा है, तो कम से कम इतना तो याद करके जाना, क्या पता यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो टैन थीटा 0 का मान कितना हो 0, 30 का मान 1/√3, 45 का मान 1 होता है, 60 का मान √3 होता है, और 90 अनडिफाइंड होता है, ठीक है। वैसे 1/0 लिखते हैं इसको, 1/0 इसको हम इनफिनिट लिख देते हैं, बट ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाता है 90 का मान, वैसे हम उसका यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे अनडिफाइंड है तो उसका यूज क्या करना है, ठीक है। तो अब देख लो, टैन थीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो देखो जैसे आपको टैन 0 का मान निकालना है, टैन 0 तो क्या हो जाएगा साइन 0 बटे कॉस 0, यही तो होगा ना। तो साइन 0 बटे कॉस 0, साइन 0 का मान कितना होता है 0, और कॉस 0 का मतलब 1, तो 0 बटे 1 करेंगे कितना आएगा 0। तो देखो टैन 0 का मान कितना आ गया 0, बात समझ में आ गई। देन आप निकालो अगर मान लो टैन 30 डिग्री का मान, तो टैन 30 को क्या लिखेंगे साइन 30 बटे कॉस 30, यही लिखेंगे ना। तो साइन 30 बटे कॉस 30, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और कॉस 30 का मान 30 का मान कितना होता है √3/2। अभी देखो 2 से 2 कट गया तो बचा क्या 1/√3। तो हम ऐसे करके
मतलब बस आपको ये कि याद करना है, साइन का याद करो, बाद बाकी सब निकल जाएगा। और कुछ सवाल जब प्रैक्टिस करेंगे तो सवाल के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो ये रहा बेसिक ऑफ, आप कह सकते हो ट्राइंगल, जो भी बताया, राइट एंगल ट्राइंगल, देन रेशियो के बारे में और जो कुछ वैल्यूज। तो कह सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी तक हमने पढ़ाया है, ये सब का सब जो था वो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक था। क्योंकि हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराया, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री सवाल बहुत कम आते हैं, इससे एक क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा उम्मीद है, इसलिए हम ये करवा रहे हैं। अब आ जाते हैं सवाल के ऊपर। तो दोनों बच्चे जो भी यहाँ पे ऑफलाइन हैं, दोनों फटाफट से जो है यहाँ पे पेन पेपर उठा करके बैठिए और पहले हमको 2-4 सवाल बताने दीजिए और देन हम आपसे भी पूछेंगे कि आप जो है खुद से भी सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। सबसे पहले हम इसका बेसिक पहले समझाते हैं आपको कि बेसिक मेथड से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हम क्लास 10th में करते थे, और देन इसका हम और भी कुछ तरीका बताएंगे जिसके थ्रू आप सेकेंडों में आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही चीज़ें सीखेंगे। चलो, तो एक बांस, ये बांस है जी, ठीक है, बांस, जो बांस जानते हो ना, बांस, बैम्बू, जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ नहीं होता है, घास होता है, इसको घास की कैटेगरी में रखते हैं। तो एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है। जो दिया गया पहले वो लिख लेता है। एक बांस है तो पहले बांस आप बना लो, ठीक है। एक ही हमारे पास बांस है, ठीक है, ये क्या है, बांस है, ये बांस हो गया जी, ठीक है, ये बांस हो गया, एक बांस है। अब कह रहा है कि एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है। कितना है? 2√3 मीटर। तो आप लिख लो कि भाई बांस की लंबाई कितना है, 2√3। जो दिया गया पहले लिख लीजिए, 2√3। अच्छा, ऐसे सवालों में आपको फिगर बनाने पड़ेंगे, तो जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आपको तरीका सीखना पड़ेगा। एक बांस की लंबाई 2√3 मीटर है तथा किसी समय इसकी परछाई की लंबाई, अब बताओ। तो मान लो परछाई की लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, परछाई की लंबाई। तो जैसे मान लो सन जैसे इधर कहीं पे होगा, तो जैसे सन इधर कहीं पे होगा तो इसका परछाई कहीं पे आ रहा होगा। तो मान लो कि इसका परछाई यहां से लेकर के यहां तक आ रहा है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक आ रहा है। ये इसकी क्या है भाई, यहां पर कहीं मान लो सन होगा, ठीक है, ये सन है कहीं पे, तो ये सन है, तो सन का ऐसे यहां पे परछाई पड़ रहा होगा, ठीक है, ये सन से किरण आ रही होगी और इसकी यहां पे परछाई बन रही होगी, कहां पे, यहां पे, ठीक है, बात समझ में आगे में। तो यहाँ पे सन है और सन का यहाँ पे परछाई पड़ रहा है। ये जैसे ये बांस है तो बांस का परछाई नीचे जाएगा ना यहाँ तक, तो ये परछाई कहाँ तक पहुँच रहा है, यहाँ तक। बात समझ में आ गई। परछाई किससे बनेगा, तो सन रहेगा तभी, लाइट रहेगा तभी तो परछाई बनेगा, ठीक है, हो गई बात। किसी समय इसकी परछाई की लंबाई 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। तो परछाई की लंबाई भी बता दिया कि ये यहाँ से यहाँ तक कितना है बाबू, तो ये 2 मीटर है, 2 मीटर है। तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। ट्राई करिए भाई सभी लोग, फटाफट से पेन पर उठाइए और खुद से ट्राई करने की कोशिश करिए कि उन्नयन कोण होता क्या है, निकलेगा कैसे। फटाफट से चलो ट्राई करो, मेरे साथ ट्राई करो भाई फटाफट से। ये सन है तो सन का उन्नयन कोण, कहोगे सर सन को देख रहा था क्या, नहीं भाई, सन इस तरीके से प्लेस्ड है कि आपको बस इसका टॉप देखना है, ठीक है। तो मान लो यहां पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ पर, सूर्य का उन्नयन कोण, ठीक है। तो सूर्य तो मतलब यहाँ पे है तो सूर्य को कैसे निकालेंगे, आपको कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है भाई। किसका परछाई, यहाँ पे खड़ा, मान लो आप यहाँ पे खड़ा हो तो आप यहाँ से यहाँ तक किसकी परछाई ले रहे हो, इसकी परछाई। तो यहाँ से यहाँ तक कब परछाई बनेगा, जब यहाँ पर जो है ये यहाँ पे सन को मान लो कि ये एकदम ऐसे सीध में है, ठीक है, ऐसे सीध में मान लो यहाँ पे परछाई बन रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर खड़े रहेंगे। उन्नयन कोण का, उन्नयन कोण मतलब ऊपर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आदमी था, यहाँ पे इसका आंख था, ठीक है, ये आंख है इसका, और ये ऐसा देख रहा है इसके टॉप को, इसको सन भी दिखाई दे रहा है, तो इसका परछाई जो है यहाँ तक ऐसे बन रहा है। तो ये उन्नयन कोण हो गया, मान लो कितना है, ये थीटा है। कितना है, थीटा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है, आप उन्नयन कोण बता दीजिए। हमने आपको जो है ये भी दे दिया है, ये इसको मान लो ये ए है, ये ट्राइंगल बन गया ना। अब देखो ये ट्राइंगल क्या बन गया, ट्राइंगल ABC बन गया, और इसमें देखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आराम से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसकी हेल्प से आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। हमको ये थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलता है, साइन थीटा के फॉर्मूले में भी थीटा आता है, कॉस थीटा में भी आता है, टेन थीटा में भी आता है। तो आपको कि सर कौन सा हम यूज करें बताइए, तो 3 ही तो बताया था। तो टेन थीटा का अगर आप यूज करो तो टेन थीटा रेशियो बराबर क्या बताया था, टेन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कट, आधार बटे कट, लंब बटे आधार। क्या बताया था, लंब बटे आधार, ये तो बताया था, लंब बटे आधार। अब देखो ये लंब होता है, ये थीटा है, थीटा के सामने ये लंब होता है, परपेंडिकुलर बताया था। तो ये लंब हो गया वर्टिकल डिस्टेंस, तो ये लंब हो गया, ठीक है, और आधार यानी कि ये बेस हो गया, नीचे होगी बात। तो लंब भी दिया गया है, बेस भी दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर दिया है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दोनों दिया गया। तो हम इसलिए tan थीटा यूज कर रहे हैं। कोई बच्चा पूछ सकता है कि सर आप कॉस क्यों नहीं लगा रहे हो,
तो कॉस में बाबू यहाँ पे जो वैल्यूज दी गई, कॉस में तो कर्ण भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार और कर्ण आ जाएगा, तो फिर आप नहीं निकाल पाओगे। क्यों? उसके लिए फिर आपको कर्ण का भी लेंथ निकालना पड़ेगा। तो कर्ण भी निकाल सकते हो आप वैसे, आप जानते हो कि ये क्या बन गया, पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो यहाँ पे, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो आप निकाल सकते हो ये कितना हो गया 2√3 और ये कितना हो गया 2 मीटर। तो आप कहोगे सर ये वाला कितना होता है 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर रूट में, तो ये 4 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे 4, तो 4 3 7 4 11 रूट में 11 आएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो वो नहीं करना, जो दिया गया वो वैल्यू रखो ना फटाफट, क्यों उसको फालतू उतना करना है, ठीक है। तो दिया क्या गया है कि tan के फॉर्मूले में लंब और आधार दोनों आता है, लंब भी गिवन है, आधार भी गिवन है, अप्लाई कर दो। tan थीटा इज इक्वल टू लंब कितना, ये देखो 2√3, आधार कितना है 2 से 2 कट गया तो बचा क्या, tan थीटा इज इक्वल टू √3। बताओ जी √3 किसका मान होता है, जल्दी से बताओ। tan में √3 किसका मान होता है, कितने डिग्री का मान बताइए, √3 tan, अरे कितने डिग्री का मान होता है tan में, रेशियो में √3, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, ठीक है। चलो आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। tan थीटा इज इक्वल टू √3 कितने का मान होता है, तो आप लिख दोगे सर √3 मतलब tan 60। अब इधर भी tan इधर भी tan, तो इक्विवेलेंट कर देते हैं, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। तो क्या पूछ रहा था, उन्नयन कोण बता दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। आ गया भाई आंसर, देखो इतना आसान सवाल, इतना आसान सवाल, देखो कितना आ गया 60 डिग्री, बहुत आसान सवाल था। 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, समझ में आ गई बात, 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, बहुत आसान सवाल था, ठीक है। इसको जो है आप लोग खुद से अभी मत करो, ठीक है, पहले 1-2 सवाल समझा लेने दो, फिर ऐसा सवाल दोबारा आएगा तब हम आपको बताएंगे, फिर से करना होगा खुद से, ठीक है। अब दूसरा सवाल देखो, ऐसे कुछ सवाल हम पहले करवा लेने दो, ठीक है। अभी ट्रिक भी बताएंगे, जो पहला वाला सवाल था उसमें ट्रिक अप्लाई नहीं करना था, वैसे ही निकालना होगा आपको। दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी, अब एक दीवार है तो दीवार हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा दीवार रहेगा तभी तो सीढ़ी टिकाएंगे। तो मान लो कि ये है हमारा दीवार, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया दीवार। दीवार के सहारे टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से, तो सीढ़ी को टिकाएंगे ना जी। तो मान लो कि यहाँ पर एक सीढ़ी है, ठीक है, ऐसे एक सीढ़ी यहाँ पे हमने टिका दिया, ठीक है, ये एक सीढ़ी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये जाता है सीढ़ी, ठीक है। तो ये हमने बना दिया यहाँ पे एक सीढ़ी। अब कह रहा है कि दीवार के सारे सीढ़ी को लगा दिया, ऐसे ही तो लगाते हैं, ये दीवार हो गया, ऐसे सीढ़ी लगा दिया तिरछा। तो जो है टिकी हुई एक सीढ़ी जमीन से 60 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन मतलब ये जमीन से कितना 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए लैडर, ठीक है, लैडर मतलब सीढ़ी, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है, मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। तो ग्राउंड से बना रहा है, मतलब ये क्या है, ये एंगल ऑफ क्या जी, एंगल ऑफ इलेवेशन या फिर डिप्रेशन, उन्नयन की अवनमन, देखो आप बताइए जी। देखो अभी कह रहे ना, अभी जो है, अभी क्या होता है कि जी का जो जी हमने बताया था उसका एक चरण होता है, ठीक है, एक बहुत खतरनाक लेवल का जी होता है, उससे ऊपर उठने में भी टाइम लगता है, ठीक है। हमने कहा ना कि अगर इन दोनों को समझ में आ गया तो समझो सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लाइव एग्जाम्पल एकदम कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए बैठा कर रखा इन लोगों को। 60 डिग्री है, 60 डिग्री हम देख रहे हैं कि भाई ये यहाँ से यहाँ पे ग्राउंड से बना रहा है। अवनमन कोण भी ग्राउंड से बन सकता है, मतलब ग्राउंड पे खड़े होकर के मान लो समुद्र के अंदर कुछ देख रहे हो तो ग्राउंड पे भी बन सकता है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ अवनमन कोण भी बन सकता है, ऐसा नहीं है। बट क्योंकि देखो यहाँ से आप ऊपर देख रहे हो ना जी, यहाँ आप खड़े हो, आप यहाँ से ऊपर ना देख रहे हो, टॉप पे देख रहे हो, तो यहाँ जब टॉप पे देखते ऊपर तो उन्नयन कोण होगा ना, ऊंचाई पे देख रहे हैं, अवनमन कैसे हो सकता है, ठीक है, बताया था। चलो तो 60 डिग्री हो गया। वैसे ये पूछेगा नहीं आपसे कि उन्नयन है अवनमन है, नहीं भी जानते हो तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जानना पड़ेगा ना जी, ये तो बहुत बेसिक है, बता रखा है पीछे। 60 डिग्री कोण बनाती है यदि सीढ़ी की लंबाई 19 मीटर है। अब बताओ, इस सीढ़ी की लंबाई दे दी है कि ये कितना मीटर है, 19 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबाई है इसकी, ये कितनी है, 19 मीटर है। तो हमको सीढ़ी की लंबाई पता है। अब क्या कह रहा है, तो दीवार से कितनी दूर पर सीढ़ी का निचला सिरा टिका है। इफ द लेंथ ऑफ द लेडर इज 19 मीटर, देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल डज द बॉटम एंड ऑफ द लैडर रेस्ट, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक की आपको डिस्टेंस निकालनी। मान लेते हैं कितना है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, x। इसको मान लेते हैं a, इस पॉइंट को b, इस पॉइंट को c, ये 90 डिग्री बनता है, यहाँ पे जान में करते हो आप, ठीक है। तो 60 डिग्री, इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर, ठीक है, 60 डिग्री बन रहा है ना, फिर थीटा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ये हो जाएगा आपका बेस।
समझ की बात। तो जब इतना समझ गया आप तो बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है कि आप ये डिस्टेंस निकाल दीजिए। अब बताओ ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, बताओ जी, दिमाग लगाओ, कौन सा रेशियो हम यूज करें, बताइए कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए। हमको निकालना है बेस, हमको दिया गया है हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, ठीक है, बताइए जल्दी से कौन सा, साइन यूज कर लूं, बताना, साइन यूज कर लूं, कॉस यूज कर लूं, या फिर tan यूज कर लूं, या फिर कोई और इनके इनवर्स क्या यूज कर लूं। साइन भी कर सकते हैं, साइन भी कर सकते हैं। देखो अभी इस लेवल से उठने में बहुत टाइम लगेगा बाबू। हाँ, साइन थीटा बराबर क्या होता है बताओ, लंब दिया है क्या इसमें, हाँ कौन सा है इसमें लंब, ए बी बी सी, ए सी में से कौन सा है लंब, ए बी लंब है, लंब दिया है इसमें, पूछा है क्या लंब निकालने के लिए, कॉस ओके। सो यहां पर हम समझ चुके हैं कि हमको कॉस यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कर्ण दिया गया है, हमको बेस निकालना है। तो कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है आपको पता है ना, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो ऊपर लिखेंगे आधार, नीचे लिखेंगे क्या, कर्ण। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बेस अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेनस। अब देखो हमको क्या निकालना है, बेस निकालना है, ठीक है, यानी कि दूरी निकालनी है बी से लेकर के सी तक की डिस्टेंस। तो बेस निकालना है कॉस थीटा, थीटा बराबर कितना दिया है, कॉस 60। बताओ कॉस 60 का मान फटाफट से, आधार क्या हो जाएगा, बेस बटे यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पे बेस, यहाँ पे लिख देते हैं क्या, एक्स लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो बेस क्या है हमारा, बेस यही है ना BC, तो BC लिख देते हैं ऐसे, BC बटे हाइपोटेनस कितना है 19, 60 का मान कितना होता है बताओ जल्दी से, cos 60 का मान 1/2। अब बताइए जी, cos 60 1/2 होता, लिख दूं ना, चलो लिख देता हूं 1/2। BC बराबर क्या है, BC बराबर x, मतलब हमने माना है, ठीक है, नहीं भी मानते तब भी ठीक था, 19 हो गया। x बराबर कितना आ जाएगा जी, 19/2 यानी कि कितना, यहां पर 9.5 मीटर। आंसर निकल गया। क्या पूछ रहा था, B और C के बीच की दूरी बता दीजिए, बस निकाल दिया जी, इतना आसान है। देखो देन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल डज द बॉटम एंड द लेडर रेस्ट, ठीक है, समझ में, लेडर का जो रेस्ट है बॉटम एंड से बताना है कितना है, ठीक है, समझिए ये बात। दीवार के सहारे, दीवार से कितनी दूरी पर सीढ़ी का निचला सिरा है, ठीक है, बॉटम मतलब बॉटम रेस्ट मतलब इसका निचला सिरा यहाँ से दीवार के, यहाँ पे दीवार से कितनी दूरी पे, समझ में आ गई बात। x यानी कितना हो जाएगा 19.5 मीटर। बता दो भाई समझ में आ गया ये सवाल, क्योंकि ये सवाल समझ में आ गया तो ये तो अभी हमने बेसिक से बता रखा है, ठीक है, अभी बेसिक से बताया है। अभी इसका मैं आपको एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा जिसका एकदम सेकंडों में आंसर निकलेगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान दीजिए फटाफट से, हम इसका आप बेसिक बताने जा रहे हैं, कुछ बेसिक नहीं, बेसिक तो बता दिया है, कुछ हम यहाँ पे जो कहते हो आप जिसको ट्रिक कहते हो, हालांकि ये ट्रिक नहीं है, ये भी एक मेथड है, बट आप जैसे ट्रिक कहते हो तो ट्रिक ही कह लो, ठीक है। अब समझो कि जब भी एक ट्राइंगल होगा हमारे पास और उसमें अगर एक एंगल, कोई जैसे कि एंगल जो बन रहा है ना उन्नयन कोण या अनुमन कोण, वो मान लो कि थीटा 45 डिग्री का बन जाएगा, कितना 45 डिग्री का, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये पहला, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री यहाँ पे, ये जो थीटा कितना है 45 डिग्री, ये कितना हो गया 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो बताना जल्दी से कुछ चीज़ें बता देना ताकि मुझे पता चले कि बेसिक कितना क्लियर है आप लोगों का। ये 45 डिग्री हो गया, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री है और ये कितना है जी बताना जल्दी से, 90। अगर ये 90 हो गया और ये 45 हो गया, ठीक है, बताओ ये जो बचा हुआ है ये कितना होगा, जल्दी से, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, 45, ये कितना होगा, 45। तो 45 आंसर आ रहा है, ठीक है। देखो तो हम जानते हैं कि ये तो बहुत बेसिक है कि एक ट्राइंगल का जो इंटीरियर एंगल्स का टोटल जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है, सबको पता है। अब देखो एक तो 90 होगा ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो एक तो 90 होगा ही होगा। अगर ये 45 हो गया तो कितना टोटल हो जाएगा, 90 और 45 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 135, और 135 में फिर हम कितना जोड़ेंगे 45, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो टोटल मिला के 180 डिग्री तो बनना ही है। तो कैसे बनेगा, तो वो बनेगा ऐसे कि ये अगर 45 है तो ये भी वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर है सबको। और ये कितना होगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसकी मदद से हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। अब बताओ अगर ये 45 था, ये क्या था उन्नयन कोण ना, तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर क्या होता है, ये मान लो ये सब A, ये मान लो B और ये हो जाएगा C। तो ट्राइंगल ABC में tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार होता है, लंब यानी कि लिख देते हैं यहाँ पे सीधा लिखते हैं AB, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस यानी कि BC। tan 45 का मान कितना होता है, कितना
सॉरी एक 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 1 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ए बी बाई बी सी। अब देखो अगर ये 1 है तो इसको आप 1/1 भी तो लिख सकते हो, 1/1 भी तो लिखा जा सकता है, जिसके नीचे कुछ नहीं है, जिसका कोई ना हो सहारा, उसका सहारा होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1/1 लिख दिया। अब इसको हम रेशियो के मदद से, मतलब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो ये जो ए बी था ये कितना हो गया 1, और बी सी बराबर भी कितना हो गया 1। ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर, नहीं, ये 1 यूनिट में आ गया। आप कोई भी यूनिट की जगह पे आप मीटर ले सकते हो, ठीक है, सेंटीमीटर ले सकते हो, जैसा भी सवाल में दिया जाएगा। लेकिन ये क्या आ गया कि अगर ए बी, देखो ध्यान से, ये रेशियो आ गया ना ए बी और बी सी में। तो अगर हमारा ए बी जो होगा, अगर ए बी कितना है, ए बी अगर ये 1 यूनिट है तो बी सी भी कितना होगा, इट मस्ट बी 1 यूनिट। ओके, अगर ये 1 यूनिट है, रेशियो देखो ना भाई, ए बी अगर 1 यूनिट है तो बी सी भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। सिंपल सा रेशियो है बस। अगर ये 1, अगर और फिर ये भी 1, तो बताओ ये ए सी कितना होगा। अब देखो ध्यान से, ये एक ट्रायंगल बन गया, ये 1 है, ये 1 है, ये 90 डिग्री है। ये क्या होता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैसे निकालते हैं, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 1 + 1 रूट में बराबर कितना हो जाएगा √2। तो ये कितना आया, इसका हाइपोटेनस कितना आया √2। तो जब भी ऐसा कोई एंगल बनेगा हमारे पास, सॉरी ऐसा कोई हमारे पास ट्रायंगल बनेगा जिसमें एक एंगल की जो यूनियन कोण अनुमान कोण जो भी हम देखेंगे, ठीक है, वो 45 डिग्री का अगर हो जाए तो आपको रेशियो कैसे बनेगा। देखो कितना आसान है, ये ए बी लिख दिया, ए बी बी सी और ए सी के बीच रेशियो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ए बी क्या है हमारा, ए बी हो जाएगा कौन सा है, ए बी जो है 45 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है, ए बी। फिर 45 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन सा है, बी सी। और जो ए सी है ये 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है। देखो ध्यान से, 45 डिग्री के सामने कौन है, ए बी। ये इस वाले 45 डिग्री के सामने कौन सा है, बी सी। और ये जो है हमारा ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा है, ए सी। समझ में आई बात। तो ए बी का यूनिट में कितना मान आया है 1, इसका भी मान कितना आया 1, और इसका मान कितना आया √2। तो आज से हमेशा याद रखना, जब भी हाइट एंड डिस्टेंस में, ठीक है, एक एंगल अगर 45 डिग्री का बन जाए, एक एंगल अगर 45 डिग्री का बन जाए तो 45 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट होता है, ठीक है। और ये भी 45, क्योंकि एक 45 तो दूसरा भी 45, तो इसके सामने वाला भी 1 होगा। आपने पढ़ा भी होगा, ये थ्योरम पढ़ा होगा कि जो है जो हमारा क्या कहते हैं उसको, समान जो कोण होता है, समान कोण के सामने वाली भुजाएं भी समान होती है। पढ़ा होगा आपने, ठीक है, ठीक है, कि समान जो एंगल्स बन रहे हमारे, इक्वल एंगल्स के जो अपोजिट वाले हमारे साइड्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। समझ बात। ये 45 डिग्री था, ये भी 45 था, दोनों सेम एंगल है, तो इसके सामने वाला भुजा, यानी कि देखो इस वाले कोण के सामने वाला भुजा ए बी और इस वाले एंगल के सामने वाला भुजा कौन हो जाएगा, बी सी। दोनों बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल बराबर हैं। तो अगर दोनों एंगल बराबर हैं तो उसके आमने सामने वाले जो भुजाएं हैं वो भी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। और जो 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का तो निकाल लिया हमने, कैलकुलेट करके निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना हो जाएगा √2। अब ओके सर 1 √2 ये क्या है, तो ये ना यूनिट में मान आया है, ध्यान रखना, ये मान किस में आया है, यूनिट में। अगर हम मान लो कि कहें कि ए बी के सामने वाला, यानी कि हाँ ए बी 45 डिग्री के सामने वाला मान लो ए बी जो है ये कितना हो जाए, ये मान लो कि 20 मीटर हो जाए, तो ये भी कितना हो जाएगा 20 से कम 20 मीटर, ये कितना हो जाएगा √2 × 20 मीटर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ये यूनिट बस याद रखो, ये यूनिट मतलब क्या है, ये रेशियोज है ना, रेशियोज में यूनिट दी गई है। तो कल को मान लो कि 90 डिग्री वाला दे देगा कितना, 90 डिग्री जो है 90 डिग्री के सामने यानी कि एसी, एसी का मान लो, एसी का लेंथ दे दिया कितना, एसी का लेंथ दे दिया मान लो कि 20 मीटर, ठीक है। तो आप कैसे फिर कैलकुलेट करोगे, मान लो कि ए बी निकालना हो, कैसे निकालोगे, तो अगर एसी हमको पता है कितना है 20 मीटर, तो हम लिखेंगे एसी = कितना है 20 मीटर। तो एसी क्या होता है, एसी होता है जब 45 डिग्री का एंगल बनेगा तो एसी यानी कि क्या है, वो हमारा कर्ण है। कर्ण कितना होता है √2 यूनिट होता है। तो आप ऐसे लिखोगे √2 यूनिट बराबर कितना 20, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 20/√2, ठीक है। तो 1 यूनिट मतलब क्या, 1 यूनिट मतलब आपका ये ए बी भी निकल गया, बी सी भी निकल गया, दोनों ही निकल गया, ठीक है, दोनों ही निकल गया 20/√2। फिर आपका रेशनलाइजेशन कर सकते हो आप, √2 से गुणा कर दो, तो 20 × √2 बट यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 10 √2 आएगा। फर्दर आप इसको गुणा कर सकते हो, √2 का मान रखते हो 1.4 जो भी आप रखते हो, ठीक है। तो वो यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से।
बात समझ में आ गई? तो ये बहुत आसान था अगर आपको ये बात समझ में आ गई। बता दो भाई, जब 45 डिग्री का एंगल रहेगा तो क्या करना है, 1/√2, 1/√2, बस याद रखो। 1 क्या होता है, 45 डिग्री के सामने वाला 1 होता है, और जो बचता है यहाँ पे AC यानी हाइपोटेनस वो होता है √2, यूनिट में होता है, ठीक है। इसका यूज भी करेंगे। आगे एक और एंगल है जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक सेकेंड, एक और एंगल। अभी क्या बताया, थीटा जब 45 डिग्री का रहे तब। अब थीटा कितना हो जाए, 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री हो जाए तो ट्राइंगल कैसे बनेगा, देखो जल्दी से। तो ट्राइंगल हमारा ऐसे बन जाएगा, ये देखो, ये हुआ ट्राइंगल, ये कितना हो गया उन्नयन कोण, 30 डिग्री अब हो गया। तो अब बताओ फटाफट से, ये 90 है, ये 30 है, ये कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ, बताओ भाई, 60 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 60 डिग्री। ये 30 था हमारा उन्नयन कोण, लेकिन हमको पता है कि अगर ये 30 है तो ये 90 होगा ही होगा, और ये वाला फिर 60 हो जाएगा, इतना पता है हमको। फिर से मान लेते हैं ABC है, ये हो गया ABC एक ट्राइंगल, ठीक है। अब हम अगर ये 30 डिग्री मान लेते हैं तो अब ये फिर से हम हल करते हैं, tan 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, आधार बटे कड़, लंब बटे आधार, अगेन A बटे AB ये हो जाएगा लंब, और आधार कितना होगा, बेस BC, ठीक है, AB बटे BC। tan 30 का मान बताओ जल्दी से, बताओ भाई, वेट कर रहे हैं। tan 30 ओके, 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, AB बटे BC, ये निकल गया। अब अगेन जैसा पीछे बताया था कि ये रेशियो हो गया ना, फिर AB बराबर कितना हो गया, 1 यूनिट, BC बराबर कितना हो गया, √3 यूनिट, हो गया, समझ में आ गया। हाँ, AB बराबर कितना, 1 यूनिट, और BC बराबर कितना, √3 यूनिट। अगर ये समझ में आ गया तो ये क्या है, AB क्या है, AB है ये जो 30 डिग्री के सामने वाला AB, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 1 यूनिट, और ये क्या है, BC बराबर √3, तो BC कहाँ पे है, ये है BC, तो BC कौन सा है, 60 डिग्री के सामने वाला है BC, और 30 डिग्री के सामने वाला कौन था, AB। तो 30 डिग्री के सामने वाला जो होगा वो 1 यूनिट आ जाएगा, और 60 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 यूनिट, क्यों, यहाँ से निकला है ना BC यानी कि 60 डिग्री के सामने वाला √3। अब ये कितना हो जाएगा भाई, 90 डिग्री के सामने वाला, तो आप बता दोगे सर, एक ये एक है तो एक का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 रूट में, इसका मान कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस माइनस में आएगा, बट आप जानते हो कि लेंथ जो होगी वो माइनस में नहीं हो सकती, इसलिए प्लस √2, मतलब सॉरी 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया, 2 कौन सा हुआ, तो 2 हुआ आपका ये AC, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला होता है 2। तो फिर से हम लिख दें रेशियो, ये AB और क्या था, BC और क्या था, AC। तो AB कौन सा है, AB है आपका 30 डिग्री के सामने वाला, और BC कौन सा है, ये 60 डिग्री के सामने वाला, और AC कौन सा है, 90 डिग्री के सामने वाला। ध्यान रखना, जो एंगल जितनी बड़ी होगी उसके सामने वाला भुजा उतना ही लंबा होगा, समझ। तो ये देखो, ये 90 डिग्री है, सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाला भुजा यानी हाइपोटेनस भी सबसे बड़ा होगा, ठीक है। तो AB बराबर कितना आया है, अगर देखें हम तो AB बराबर कितना आ गया, AB यानी कि ये वाला AB, ठीक है, यानी कि AB जो होता है वो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BC √3 यूनिट, और ये कितना हो जाएगा देन 2 यूनिट, ठीक है। समझने की बात कि ये 90 डिग्री का था तो इसका वैल्यू सबसे बड़ा, 90 डिग्री के सामने वाला है ना ऐसी, सबसे बड़ा है 2, इसका मान √3 का 1.73 होता है, तो आप जानते हो कि देन इससे छोटा ही है। तो देखो एंगल बढ़ रहा है तो भुजा भी बढ़ रहा है, समझ में आ गई बात। चलो, तो ये भी रेशियो आपको याद रखना, बस इतना ही याद रखना है, ज़्यादा अब याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसमें से कोई एक पता हो हमको, कोई एक पता हो तो हम दूसरा निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं जी। जैसे मैं कह दूं कि मान लो कि जो 60 डिग्री के सामने वाला है, ये कितना है, 60 डिग्री के सामने वाला, सपोज करो √3 × 20 है, ठीक है, 20 √3 क्या है, मीटर है, ऐसा कुछ आ जाए। तो ये सब के सब किस में वैल्यू है, ये सब के सब ना यूनिट में वैल्यू है, इकाई में, ठीक है। एक्चुअल हमको पता नहीं है, मेजरमेंट हमने किस में की है, यूनिट मान लिया, ठीक है। 1 √3 2 ऐसे। अब 60 डिग्री के सामने वाला मान लो कि 20 √3 आ गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ऐसे लिखेंगे कि जो है 60 डिग्री के सामने वाला 20 √3 मीटर है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 60 डिग्री के सामने वाला √3 यूनिट होता है, इसके बराबर कितना हो गया, 20 √3 मीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 20 √3 बटे √3, इधर आ जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मीटर में, √3 से √3 कैंसिल, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 20। तो जब कल को पूछे कि बताओ 30 डिग्री के सामने वाला कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट होता है, यानी कि 20 मीटर हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाला कौन सा हो जाएगा, यानी हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 2 यूनिट, यानी कि उसका 2 गुना, यानी 20 गुना 40 मीटर। देखो इतना आसान है।
आराम से निकलेगा भाई, एकदम आराम से निकलेगा। बस ये बस 2 चीज़ें याद रखो आप। क्या क्या? 45 डिग्री रहेगा तो 1 √2, 60 या 30 दोनों में से कोई भी आ जाए तो हम निकाल ही लेंगे। 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है अगर, तो 60 वाला क्या हो जाएगा, 60 के सामने वाला √3 यूनिट, और जो 90 के सामने वाला बचेगा वो क्या हो जाएगा 2। तो 1 2 3 में खेल चलेगा। वहाँ पर 45 डिग्री था, 1 फिर 2 आएगा यानी √2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 1 2 3 चलेगा, 1 2 3 चलेगा, तो 1 हो गया, 60 डिग्री सामने वाला √3 हो गया, तो बचा क्या फिर 2, तो 90 डिग्री सामने वाला 2 हो जाएगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सवाल हमने यहाँ पे करवाया था, हमारा मेन मकसद था कि इस सवाल को हम दूसरे मेथड से कैसे करेंगे। तो इस सवाल को अब देखो दूसरे मेथड से फटाफट से अप्लाई करते हैं। ये वाला कितना था भाई, ये वाला 60, हमको निकालना क्या है, हमको ये वाला निकालना है। देखो एकदम खेल खेल में मजा करा देंगे, अभी मजा करा देंगे। देखो ये 60 है, 60 के सामने वाला कितना होता है भाई बता दो जल्दी से, अभी बताया ना 60 के सामने क्या होता है, यूनिट में बताओ। यूनिट में 60 डिग्री जब आता है तो 60 डिग्री के सामने वाला भुजा कितना यूनिट आता है बता दो। अभी गधा का लेवल जो है अभी बढ़ेगा नहीं, रुको भाई अभी, ठीक है। चलो √3 होता है अभी बताया, ठीक है। तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है, तो ये कितना होगा, ये तो 90 है, ये कितना होगा 30 डिग्री होगा। हमको निकालना क्या है, देखो कितना मजा एकदम आ जाएगा अभी। 30 के सामने वाला 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है, समझे बात। और 30 डिग्री के सामने वाला फिर कितना होता है जी, 30 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, यहाँ पे 1 यूनिट होता है, बताया था ना 1 √3 और 2 बताया था, 30 60 और 90 वाला। तो अभी तो जस्ट बता क्या है, तो 60 के सामने होता है √3 यानी कि ये ए बी कितना हो जाएगा √3 यूनिट, और 30 के सामने होता है 1 यूनिट यानी कि ये बी सी कितना होगा 1 यूनिट। ये यूनिट में सब वैल्यूज है, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, यूनिट में है। और 90 के सामने वाला कितना हो जाता है, 90 के सामने वाला भी बताया कितना 2 यूनिट। तो अब देख लो कि इसमें से किसका मान दिया गया, बस आ गया आंसर जी, आ गया बस, मौज हो गया एकदम। तो देखो 2 यूनिट का मान कितना है, 2 यूनिट का मान करा है कि सीढ़ी का जो लंबाई है 90 मीटर है, तो हमको पता पहले से कि 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है, तो 2 यूनिट का मान है 19 मीटर, कितना है 19 मीटर है। तो 1 यूनिट का मान यहाँ से निकाल लोगे आप, 19/2 मीटर, हो गया काम। हमको निकालना क्या है, 1 यूनिट ही तो निकालना था। देखो आ गया आंसर, इतना सिंपल है बबुआ। 90 के सामने वाला 2 यूनिट होता है, 2 यूनिट का मान दिया गया है, इसका आधा करोगे यानी इधर ट्रांसफर करोगे 2 को, 1 यूनिट का मान निकलेगा। और हमको पता है कि 30 के सामने वाला तो 1 यूनिट ही होता है, तो ये जो x का मान ये कुछ नहीं है 19/2 यानी क्या है 9.5 मीटर। देखो आंसर आ गया 9.5 मीटर, हो गया। कोई दिक्कत जी बताइए, इसमें कोई दिक्कत है, अभी और सवाल आएगा, कोई दिक्कत इसको समझने में भाई, कहीं भी कोई दिक्कत हो पूछ लिया करो, नहीं तो ऐसे गधा के गधे बने रहोगे फिर, ठीक है। गधा को समझ में नहीं आता है कौन सा घास खाएं, ठीक है। तो आदमी हो तो आदमी की तरह क्वेश्चन पूछा करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। गधा को तो नहीं पता रहता, नहीं पूछता है। चलो आगे बढ़ते हैं। मैथ्स का सबसे बेसिक यही है, मैथ सीखना है, क्वेश्चन पूछो सही टाइम पे सही क्वेश्चन। जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन पूछो पर्टिकुलर पॉइंट पे एकदम, सर यहाँ पे जो है 60 के सामने ये कैसे हो गया, बस इतना। जहाँ पे ना समझ में आए वहीं पे पहले समझने की पूरी कोशिश करो, ना समझ में आए जिस पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे पूछो। क्वेश्चन नहीं पूछोगे मैथ घंटा समझ में नहीं आएगा, जितना भी पढ़ लो जितना भी रट लो, जो लेक्चर जिसका लेक्चर देखना है, बेहतर से बेहतर टीचर दुनिया के जितने जो मतलब प्रोफेसर जिससे भी पढ़ लो, नहीं समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह है कि क्षैतिज पर एक बिंदु P से एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। उन्नयन कोण है तो 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो उन्नयन कोण कितना है 30 है। यदि बिंदु P इमारत के पाद यानी कि जो इसका पाद मतलब पैर जो नीचे है, ठीक है, मतलब जहाँ पे वो खड़ा है, ठीक है, जो बिल्डिंग इमारत, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तो इमारत की ऊंचाई क्या है, तो इमारत बनाना पड़ेगा ना हमको। तो मान लो ये क्या है, इमारत है, ये क्या है, इमारत है यानी कि बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम पॉइंट बी, तो कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये सरफेस होगा, सरफेस पे ही पॉइंट होगा, तो पॉइंट पी ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं फिर टॉप से। बताओ ये कौन सा एंगल होगा जी, ये वाला एंगल कौन सा होगा, पी। एंगल पी कौन सा होगा, उन्नयन की अनुमान बताओ, ठीक है, उन्नयन। तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का उन्नयन कोण यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग, ये टॉप है बिल्डिंग का, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट पी से बन रहा है, ठीक है, ऑन द हॉरिजॉन्टल
ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन से बन रहा है। इफ द पॉइंट P इज 48 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का फुट यहां पे है, इससे ये 48 मीटर के डिस्टेंस पे है। आगे समझ। अब कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बताओ। इसके लिए हमको बेसिक मेथड अप्लाई करना है क्या, जल्दी से बताओ। इसके लिए बेसिक मेथड अप्लाई करने की जरूरत है, जल्दी जल्दी से बताओ। अभी 30 डिग्री वाला समझाया था कि जब 30 डिग्री आ जाएगा तो 30 के सामने वाला मान लोगे कितना, 1 यूनिट, तो ये बचेगा। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 के सामने वाला कितना होता है जी, √3 यूनिट। काम हो गया। अब क्या करना है भाई, √3 यूनिट, ये हमको पता है पहले से कि 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता ही होता है। और √3 यूनिट बराबर दे दिया पहले से कि ये √3 नहीं है बबुआ, √3 तो आप जानते होगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कितना है, 48 मीटर है। तो हम इसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो √3 यूनिट कितना है, यह है 48 मीटर के बराबर। तो बताओ 1 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 48 बटे √3, खत्म बात। एज सिंपल एज दैट। देखो √3 नीचे है, इसको रेशनलाइज कर दोगे, √3 से गुणा कर दोगे ऊपर नीचे, परिमेयीकरण कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 48 इंटू √3 बटे 3 और 3, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ गया ना कि 2 छोटे छोटे भाई हैं सेम प्रकार के, दोनों मिले तो एक बड़े भाई बन गया, ठीक है। तो क्या हो गया, 3 ये भी अंदर था, छोटा था भी, वैल्यू इसकी छोटी छोटी थी, क्योंकि दोनों सेम है तो दोनों जब चिपकेंगे तो एक बड़ा सा आदमी निकल जाएगा, ठीक है। तो √3 यहाँ पे बाहर निकल गया, √3 से मतलब √3 इंटू √3 क्या, तो रूट में 9 हो जाएगा, और 9 का जब निकालोगे, ठीक है, बाहर तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखो ये आप इसको कटोगे कितना हो गया, 16, तो 16 √3, बताओ 16 √3 है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर C फॉर चंद्रमुखी करेक्ट आंसर। अब बताओ इसके लिए बेसिक करवाओगे हमसे कि घर पे करोगे आप खुद, इसके लिए इसका बेसिक करोगे घर पे कि करोगे कि घर पे करवाओगे, क्या करोगे, यहाँ पे tan 30 डिग्री मान लोगे इसको, बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, इसको मान लो A B और ये P है, लंब बटे कट, आधार बटे कट, लंब बटे आधार, तो ये AB बटे क्या हो जाएगा, PB। तो tan 30 का मान 1/√3, AB बराबर, AB तो निकालना ही है हमको, और PB कितना था 48 मीटर, तो AB बराबर कितना आ जाएगा 48 बटे √3, आगे का करके बताया उधर, ठीक है। इतना आसान है। तो चाहे आप ऐसे कर लेते, चाहे आप तुरंत सेकंडों में ऐसे कर लेते, भाई 30 के सामने वाला 1 यूनिट बताया था, 60 के सामने वाला √3 यूनिट, √3 बराबर यहाँ पे दिया गया है 48, 1 यूनिट का मान निकालेंगे, आंसर निकल गया। बिल्डिंग की हाइट ही तो पूछ रही थी, तो बिल्डिंग हाइट यही तो है 1 यूनिट, निकल तो यहाँ कितना 16 √3 यूनिट, ठीक है। ये रूट होगा भाई 16 बाई है क्या, ये √3 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसको √3 बना लेना, ठीक है, 16 √3 यूनिट, यहाँ पे रूट नहीं था, √3 यूनिट बना देना इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, ये गलती से आ गया यहाँ पे। तो 3 सवाल अभी तक हमने बनाए, और अगर आपको ये तीनों सवाल समझ में आना, आगे के सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है, आराम आराम से बनाओगे। अभी PYQ भी दिखाऊंगा आपको। चलो तो यहाँ पे आ जाते हैं फिर अगले सवाल के ऊपर। अब आप खुद भी ट्राई करना शुरू कर दो, ठीक है, आप लोग भी ट्राई करना शुरू कर दो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। अच्छा, इसका जो है आपको पहले तो फिगर बनाने सीखना पड़ेगा, फिगर आएगा तभी आप इसका मतलब आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। देखो एक पहले से एक बड़ा सा बिल्डिंग है, समझना की बात, एक मान लो कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है, ये सरफेस है, मतलब ये ग्राउंड है। अब ग्राउंड पर एक बिल्डिंग पहले खड़ी हुई है, यहाँ पे, ठीक है, खड़ी है एक बिल्डिंग। अब कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर है, बिल्डिंग नहीं टावर है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। मतलब देखो कि एक तो ये क्या है, ये तो टावर हो गया, ठीक है, टावर हो गया। यहाँ पे कहीं पे एक बिल्डिंग भी है, एक बिल्डिंग भी है जिसका 10 मीटर हाइट है। कितना हाइट है जी, जिसका हाइट कितना है 10 मीटर। तो एक छोटी सी बिल्डिंग की हाइट पहले से दे दी गई है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। एक छोटी सी बिल्डिंग की हाइट पहले दे दी गई है कि जो बिल्डिंग है छोटी है, 10 मीटर हाइट है, तो ठीक है, छोटी ही है वैसे बट ठीक है 10 मीटर, ठीक है। तो एक बिल्डिंग की हाइट हमको दे दी गई है कि 10 मीटर है। अब बिल्डिंग पे कोई आदमी खड़ा होता है इस बिल्डिंग पे, और इस बिल्डिंग से कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। तो एलिवेशन एंगल कैसे बनता है भाई, तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओगे। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 10 मीटर हाइट देखता है बिल्डिंग 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया 60 डिग्री। यहाँ से कोई आदमी देख रहा है टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 10 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, यहाँ से
एक टावर के टॉप को देख रहा है तो उसका जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर। अच्छा, टावर का फुट यहाँ पे होगा, ग्राउंड पे ही तो होगा। कई बच्चे अब क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैसे आ जाएगा भाई, यहाँ पे कैसे आ जाएगा, यहाँ से आप खड़े हो, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग का फुट है, तो ये टावर भी तो जमीन पे ही होगा, हवा में आप इसको लगा दे रहे हो क्या, हाँ। तो ये जो है इसका ये फुट है। तो अब क्या कह रहा है कि उसी टॉप ऑफ द बिल्डिंग से हम इसका जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है फुट ऑफ द टावर, तो टावर का फुट यहाँ पे है, तो अब देखो ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे मिला दिया। तो जब आप यहाँ से देखोगे तो अब नीचे करके देख रहे हो ना, देखो यहाँ पे अब नीचे देख रहे हो, तो नीचे देखोगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही तो बनेगा। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री। कितना बन रहा है, 45 डिग्री। तो अभी बताया था हमने कुछ देर पहले, ऐसे था, ये वाला एंगल देखो 45 है, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा 45। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो अगर ये 45 है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 45। बहुत बहुत आसान है, ठीक है। अगर ये देखो अब क्या करना है हमको ना बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, ठीक है, सॉरी टावर की हाइट निकालनी है। हाइट ऑफ द टावर कैसे निकलेगा, अब देखो हाइट ऑफ द टावर निकालने के लिए आप कह सकते हो कि सर ये 10 मीटर तो है ही, पहले पता है हमको पहले से पता है। अगर ये 10 है तो ये भी तो 10 हो जाएगा, इतना तो पता ही हमको। अगर हम ये h निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। h में ये 10 जोड़ देंगे, बिल्डिंग जो है टावर की हाइट निकल जाएगी। तो मान लेते हैं इसको, ये a है, ये b है, ये वाला पॉइंट, ये c है, ये d है, और ये क्या है हमारा e है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हमने मान लिए ताकि हमको हल करने में आसानी हो। तो क्या करेंगे, पहले देखो, पहले हम ना कोई भी ले सकते हो वैसे तो, लेकिन हमको पहले ये वाला निकालना है, क्योंकि हमको ये वाला निकालना है। तो ये वाला पता रहेगा तभी निकल पाएगा, ये वाला पता रहेगा ना, ये वाला तभी निकल पाएगा ये वाला। तो अब देखो यहाँ पर ना इस वाले ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा जो है यहाँ पर ECD या फिर DCE, ठीक है। DCE में देखो, अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाला हमको पता है, हम अगर ये निकाल लें तो हमको बहुत हेल्प हो जाएगा। अगर हम ये बेस निकाल लें तो ये बेस बराबर ये वाला बेस, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। इस वाले ट्राइंगल का बेस और इस वाले ट्राइंगल का दोनों सेम। तो जब ये पता चल जाएगा तो हम ये भी बहुत आसानी से ये वाली हाइट यानी कि जो AB है आराम से निकाला जा सकता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, tan 45 ले लेते हैं। तो tan 45 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि ED बटे क्या हो जाएगा CD। तो ED बराबर 1 होता है, सॉरी यहाँ पर tan 45 का मान 1 होता है। ED बराबर कितना है 10, तो 10 रख देते हैं, बटे क्या हो जाएगा CD। तो CD बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर। तो CD बराबर भी कितना आ गया 10 मीटर, यानी कि अगर ये CD 10 मीटर है तो बराबर हम लिख दें बराबर BE, ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत है क्या किसी को। अगर देखो भाई ये क्या बन गया, ये टोटल देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा, तो ये क्या बन गया, एक आयत बन गया, ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया। तो अगर ये 10 होगा तो ये 10 था, तो वैसे ही अगर CD है कितना, CD भी 10 है, तो ये वाला भी BE भी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो BE का हमको मान पता है। हम अब क्या करेंगे, इस वाले ट्राइंगल में लेंगे, ट्राइंगल AEB में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा tan AEB में क्या हो जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार यानी कि AB बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा BE। तो अब देखो tan 60 का मान कितना होता है √3 AB। तो AB का मान पता है क्या, नहीं, H है, ठीक है, H है माना है। BE बराबर कितना है, BE बराबर देखो कितना है 10, तो यहाँ पे 10 रख दोगे। तो H बराबर कितना निकल के आ जाएगा √3 × 10, ये निकल करके आ जाएगा, या फिर इसको कह सकते हो 10√3, ऐसे आ गया 10√3 आ गया। तो अब बता दो जल्दी से टावर की हाइट कितनी हो जाएगी। तो टावर की हाइट हो जाएगी 10 मीटर ये वाला, और प्लस H बराबर कितना है प्लस 10√3। यहाँ से आप 10 कॉमन ले लो या फिर आप सीधा सीधा कर दो ना, 10 + 10 × √3 का मान 1.73 देखो दिया, इसीलिए दिया था कि ताकि आप इस यूज करो, ठीक है, ये ऐसे बस पढ़ने के लिए नहीं दिया था। तो ये 10 हो गया। अब ये देखो 10 है, तो ये जो 1 0 है इस दशमलव को राइट में लेकर के चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 17.3। तो बराबर लिखोगे तो 27 कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी टावर की 27.3 मीटर। ऑप्शन नंबर A फॉर अवंतिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी देखो कई बच्चों को ये लग रहा होगा सर ये तो मतलब दो में यूज करना हो गया, दो जगह यूज करना पड़ेगा हमको। भाई क्या दिक्कत है, पहले एक ट्राइंगल में हल करते थे, अब 2 ट्राइंगल में हल करेंगे। एक ट्राइंगल में 45 डिग्री के लिए हल किया, दूसरे ट्राइंगल में 60 डिग्री के लिए हल किया। एक ट्राइंगल को हल करके कुछ वैल्यू हमको मिल जाएगी जो कि हमारे लिए रिलेवेंट है, जो हमारे काम की है, हम उसको उसमें यूज कर लेंगे दूसरे वाले में, और अपने बिल्डिंग जो है टावर की, बिल्डिंग की जो भी पूछेगा, पेड़ की जो भी पूछे, हम उसके हाइट निकालने में आराम से निकाल सकते हैं। अब आप पूछोगे सर इसमें ये बताओ, इसमें बेसिक मेथड जो दूसरा मेथड बताया था वो किसे लगाएंगे, तो बता देते हैं दूसरा मेथड। देखो क्या बताया था, अगर ये 45 होगा तो ये वाला भी कितना होगा जी 45, बताया तो था
कि उस ट्राइंगल में जिसमें एक कोण अगर 45 है तो ये वाला भी 45, क्योंकि ये वाला कितना हो जाएगा 90, तो बचा वाला रहेगा वो भी 45। तो 45 के सामने वाला कितना होता है 1 यूनिट बताया था, 45 के सामने वाला कितना है 1 यूनिट, और 90 के सामने वाला कितना होता है √2 यूनिट। इसका काम नहीं है तो इसको लिखते नहीं अभी, ठीक है। 90 के सामने वाले का काम नहीं है हमको, ठीक है, क्योंकि हमको सीढ़ी उड़ी की लंबाई तो निकालनी नहीं है, तो उसका जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 45 था, 45 के सामने 1 यूनिट होता है, तो इसके सामने भी 1 यूनिट। अब देखो ये 1 यूनिट के बराबर दिया है कितना 10 मीटर। कुछ नहीं हल करना, देखो 1 यूनिट बराबर 10 मीटर, तो यहाँ वाला भी 10 मीटर हो जाएगा, तो बेस भी कितना हो गया 10 मीटर। तो ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर, देखो ये भी 10 मीटर, अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर। अब ये 60 है, 60 के सामने वाला कितना होता है √3, ये कितना बचेगा 30, 30 के सामने वाला कितना होता है 1 यूनिट। ये तो बताया था, ये 60 है, 60 के सामने √3 होता है, और ये 30 बचेगा, तो 30 के सामने वाला कितना होता है 1 यूनिट। तो ये देखो 1 यूनिट बराबर 10 मीटर दिया है। तो बताओ कि अगर 1 यूनिट बराबर कितना है 10 मीटर, √3 बराबर कितना हो जाएगा, √3 यूनिट बराबर √3 × 10 मीटर, हो गया काम। तो अब देखो ये वाला ए बी कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया 10 × √3। वहाँ से देखो, चाहे आप बेसिक मेथड से करो, चाहे हमारा बताया जो दूसरा मेथड है उससे करो, कोई परेशानी नहीं होगी, दोनों से ही आप एकदम बहुत स्मूथली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो दूसरा वाला यूज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूज पुट नहीं करनी पड़ेंगी और कम टाइम में भी आंसर आपका आ जाएगा। अब देखो दूसरा, 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस। तो एक लाइट हाउस देखा होगा, ठीक है, एक बड़ी सी ये, ठीक है, लाइट हाउस होता है ऐसा, ठीक है, ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट जलती रहती है, ठीक है। तो ये लाइट हाउस हो गया। अब ये लाइट हाउस के, ये समुद्र में लाइट हाउस है, ठीक है। अब कह रहा है 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ लाइट हाउस। तो एक इधर एक नाव है, ठीक है, अब छोड़ो ना, ठीक है, ऐसे कोई नाव है, ठीक है, एक इधर नाव है और एक इधर नाव है, 2 नाव है, ठीक है, कि लाइट हाउस के दोनों साइड ही नाव है हमारे पास, ठीक है, एक इधर और एक इधर। 2 ships आर सेलिंग इन द सी ऑन द 2 sides ऑफ अ लाइट हाउस, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस। तो मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ऑब्जर्व फ्रॉम द शिप्स, मतलब शिप इस वाले से देखोगे तो मान लो 30 डिग्री, तो मान लो यहाँ पे शिप था, तो इससे जो बन रहा था ये कितना एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, और यहाँ से जब हम देख रहे हैं इस वाले शिप से, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ये थोड़ा सीधा कर लेना इसको, ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया कितना 45 डिग्री। तो ये शिप 2 था, ये शिप 1 है, ठीक है, ये लाइट हाउस था बीच में। अब कह रहा है रिस्पेक्टिवली इफ द लाइट हाउस इज 100 मीटर हाई, तो इसका जो हाइट दिया गई कितना है 100 मीटर, लाइट हाउस की हाइट दे दी गई है कि ये भाई 100 मीटर है। तो लाइट हाउस की हमको क्या पता है, ये पता है हमारा, ठीक है, हाइट पता है। कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स इज, मतलब देखो क्या कितना आसान सवाल है भाई, कि ये शिप 1 हो गया और यहाँ पे एक शिप हमारा दूसरा था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमको टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो अब मान लो ये ए है, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, तो टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा, अगर हम बी ओ निकाल लें और ओ सी निकाल लें, दोनों को जोड़ दे तो आसानी से आंसर निकल जाएगा। लंब हमको पता है, लंब पता है, आधार, इसका आधार और इसका आधार निकाल लें, दोनों आधार को जोड़ देंगे आंसर निकल जाएगा। दोनों के बीच की दूरी ही तो निकाल रहा है, आराम से निकल जाएगा। तो पहले हम इस वाले में करते हैं, देखो ट्रायंगल ए, ठीक है, ए बी ओ में, ठीक है, इसमें करते हैं, इस वाले में, इस साइड वाले में क्या हो जाएगा tan 30, ये जोड़ क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि 100, सीधा लिख रहे हैं, लंब बटे आधार, आधार कितना है बी ओ, तो tan 30 का मान 1/√3 बराबर 100 बटे बी ओ, बी ओ बराबर क्या हो जाएगा, बी ओ बराबर √3 उधर चल जाएगा, √3 × 100, ठीक है, या फिर लिख दें इसको 100√3, ये आ गया, देखो निकल करके। इधर वाले को हल करेंगे, इस वाले में ट्राइंगल ए सी ओ में, इसमें हल करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास, tan इधर कितना है 45 डिग्री है, तो 45 बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी कि 100 बटे आधार यानी कि OC, ये 1 होता है, तो OC बराबर कितना हो जाएगा 100 मीटर। अब देखो OC भी पता है हमको BO भी पता है, दोनों ही जब पता है तो हमको टोटल चाहिए, तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 100 और प्लस कितना 100√3, तो 100 + 100√3 का मान 1.73, तो उसको हल करोगे कितना आ जाएगा 100 यानी 173 आ जाएगा, और 100 जोड़ोगे तो 273 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 273 मीटर। ऑप्शन नंबर C4 चांद के पार चलो करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान सवाल था भाई, ऐसे सवालों को आप लोग जब नहीं बना के आते हो तो मतलब क्या ही बात करें हम फिर, ठीक है।
बताना कमेंट में जरूर कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ का क्लास मैं इस सेशन में देखोगे तो मैं पहली बार ले रहा हूँ, ठीक है। पहले मैंने ले रखी है क्लासेस, बट इस सेशन में मैं पहली बार क्लास ले रहा हूँ हाइट एंड डिस्टेंस। तो आप जरूर बताना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये जानना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, ताकि मैं फर्दर और भी वीडियोज़ लाता रहूँ, ताकि जिनका 26 को एग्जाम है, 28 को एग्जाम है, उसके बाद जो एग्जाम है उनको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलो, तो आप बताओगे जैसा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आगे क्लासेस लेकर के आएंगे। तो अब ये देख लो क्या है यहाँ पर 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री। अब इसमें अगर हम ट्रिक अप्लाई करना चाहें तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना है, और यहाँ पर भी क्या निकालना है। अब बताओ, ये 45 डिग्री है तो 45 डिग्री के सामने वाला कितना होता है, 1 यूनिट बताया था। तो ये वाला अगर ये 45 है तो इस वाले ट्रायंगल में ये भी तो 45 होगा, ये तो बताया था 45 सामने, ये वाला भी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट। अब बताओ 1 यूनिट जो है, बोला कि 1 यूनिट कितना है, 100 के बराबर, तो यहाँ पर भी 100 हो जाएगा। देखो ये वाली दूरी हमको एकदम, इसके लिए कुछ लिखने ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा पता चलेगा 45 है, ये वाला 45 होगा। अगर ये 1 यूनिट है, 100 दिया गया है, ये वाला भी 1 यूनिट होगा, दोनों बराबर होता है। ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पर साइड्स अपोजिट टू जो है हमारा अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जानते ही हैं, ठीक है। तो ये 45 है, इसके सामने 100, इसके सामने 100, ये 100 निकल गया। देखो ओसी तो हमारा अभी ही निकल गया। अब 30 के सामने कितना होता है, 1 यूनिट जानते हैं, तो ये कितना बचेगा, इस वाले ट्रायंगल में ये 60 है, तो 60 के सामने कितना होता है, √3 यूनिट। तो अगर 1 का मान 100 है तो √3 का मान √3 × 100 हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, आंसर निकल गया। इसके लिए बताओ कितना माथापच्ची कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना आसान सवाल है, ठीक है। अगर आपको दूसरा वाला मेथड समझ में आ गया है, पहला वाला मेथड तो आपको सब बच्चे उसी से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड वाला भी आपको समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो, तो अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, लास्ट में कुछ होमवर्क भी आपको देखे जाएंगे। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ पॉइंट P इज वॉचिंग द टॉप ऑफ अ टावर। तो यहाँ पे एक टावर है, ठीक है, और P पॉइंट पे कहीं पे खड़ा है और टावर को देख रहा है, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ये P है, यहाँ पे कितना बना है, 30 डिग्री का एलिवेशन। अब कह रहा है विद द मैन्स आई द मैन वॉक सम डिस्टेंस टुवर्ड्स द टावर। यहाँ से कुछ दूरी पर जाता है, कितना दूरी पर जाता हमको नहीं पता है। तो मान लो कि यहाँ से चल करके ये टावर था, तो टावर की ओर इधर गया, ठीक है, P जा रहा है इधर टावर की ओर, तो टावर की ओर गया, तो अब इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री का, ठीक है। टॉप से इसका 60 डिग्री हुआ एलिवेशन, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बेस ऑफ द टावर एंड द पॉइंट P। मतलब कह रहा है कि आप यहां से लेकर के बेस ऑफ टावर के बीच का डिस्टेंस बता दो, डिस्टेंस बता दो। बताओ जी, कुछ दिमाग लगाओ, निकाल पाओगे? ये A मान लेते हैं, B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं। बताओ यहां से यहां तक कुछ डिस्टेंस गया है, यहां पे मान लो ये डिस्टेंस कितना है, D है, ये वाली डिस्टेंस P पर था, यहां से गया इधर D डिस्टेंस C पे चला गया, और तब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। ट्राई करो, कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, बताइए, अभी बताइए, निकल पाएगा? बताइए जी, निकल पाएगा? देखो इन लोग की आवाज़ जो है एकदम बंद है, बिल्कुल एकदम बंद है। लग रहा है कि हम इन लोग को उठा दिए, सो रहे थे, हाँ पता नहीं, चलो लगता है रात है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, क्या पता सूरज उगे तो समझ में आए। कल तुम लोग ना रिकॉर्डेड भी देख लेना, तुम लोग के बस का नहीं है, ऑफलाइन नहीं हो पाएगा तुम लोगों से। चलो अब देखते हैं यहाँ पे कि ये जो सवाल है आप ध्यान से देखो, ये देखो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है, दूरी पूछ रहा है। अब बता, कोई भी सवाल आप देखोगे तो कोई भी सवाल होगा ना, तो कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर दिया रहेगा। देखो यहाँ पे 100 दिया गया था, ठीक है, ये वाला वैल्यू दिया गया था, यहाँ पे ये वाली वैल्यू दी गई थी 10 मीटर, समझो, ठीक है, ये 10 मीटर, इसमें दिया गया था कि ये वाला 48 मीटर है। कोई भी सवाल हो, जब तक एक वैल्यू हमको नहीं पता रहेगी, किसी भी एक साइड की अगर वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम नेक्स्ट वैल्यू कैसे बता सकते हैं, कोई दूसरी वैल्यू कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते, कोई पॉसिबल ही नहीं है इसमें, कैसे बता दोगे? अगर ये D का मान पता होता हमको कि ये मान लो 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो इसका यूज करके देर हम फर्दर निकाल लेते, इसकी डिस्टेंस कितनी है, कुछ भी पूछता हम बता देते, CD की हाइट कितनी है, जो भी पूछ लो बता देंगे। लेकिन आपको पहले कोई एक वैल्यू बताना पड़ेगा, कोई एक वैल्यू बताना पड़ेगा कि ये वाली दूरी कितनी है, या फिर ये वाली दूरी कितनी है, या फिर ये वाली दूरी कितनी है, या फिर ये वाली दूरी कितनी है।
कोई एक, कम से कम एक तो बताना पड़ेगा। एक बताओगे तभी हम दूसरा इसमें से बता करके ला पाएंगे। आप ऐसा पूछोगे कि नहीं हवा में कुछ भी आप बता दो, तो हवा में हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। हवा में हम ऐसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि देखो इसी पॉइंट पर 60 डिग्री जो है, देखो 60 डिग्री इस पॉइंट पे बन रहा है, दूसरे पॉइंट कहीं और पर भी 60 डिग्री बन सकता है अगर हम इसकी हाइट को ऊपर नीचे कर दें, ठीक है। तो वो तो फिर पता नहीं चल पाएगा ना। इसके बीच अगर डिस्टेंस आप दे देते, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस दे देते, तो हमको पता चल जाता कि फिर रेशियो हम निकाल लेते आराम से, और देन फिर हम यहाँ पे आंसर फर्दर निकाल लेते। लेकिन आपने कोई डिस्टेंस दी ही नहीं, किसी भी एक की वैल्यू ही नहीं दी, तो हम कहेंगे कि सही डाटा इनएडिक्वेट है, इनफ डाटा नहीं है आंसर निकालने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ गई? इसलिए रखा है क्योंकि कई बच्चे फिर इसको हल करने लगते हैं, ठीक है। हल करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि डेटा अपर्याप्त है, ठीक है। 7वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। जमीन पर स्थित किसी बिंदु से, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण। तो अब यहाँ पे जमीन पे, ठीक है, किसी बिंदु से, तो जमीन पे किसी बिंदु से जो है यहाँ से ये सरफेस हो गया, ये यहाँ पे क्या हो गया, जमीन, मीनार, ठीक है। तो मीनार हो गया, टावर हो गया। तो किसी पॉइंट से एलिवेशन कितना है, एलिवेशन एंगल 30 डिग्री, तो ये जो है 30 डिग्री यहाँ पे लिख दिया। देन क्या है, ऑन वॉकिंग 24 मीटर फ्रॉम दिस पॉइंट टुवर्ड्स द वॉल। मतलब ये जो हमारा मीनार है, मीनार की ओर जा रहा है, मीनार की ओर, ठीक है। इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं। तो मीनार की ओर जा रहा है, ये कितना था, 30 डिग्री था। अब ना यहाँ से मीनार की ओर जा रहा है, तो मान लो इतना यहाँ पे आ गया। तो मीनार की ओर जाने पर इसका जो उन्नयन कोण होता है वो कितना होता है, 60, सेम जो पीछे बताया था सेम वैसा ही है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये कितना है, डी है। ये मान लो मीनार की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, तो h इसका ऊंचाई मान लिया हमने। 60 डिग्री, देखो 30 डिग्री पहले बन रहा था, फिर हम इस बिंदु से दीवार की ओर गए कितना, 24 मीटर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये दे दिया गया कितना, 24 मीटर। ये वाली डिस्टेंस पता है हमको कितना, 24 मीटर। ये वाली डिस्टेंस हमको पता चल गई, 24 मीटर। बस ये वाली डिस्टेंस है DC, इधर लिख भी देते हैं, DC बराबर कितना है, 24 मीटर। कहाँ से पता चला भाई हमको ये, तो ये सवाल में दे रखा है कि इस बिंदु से, यानी जहाँ D पर था ये पहले, यहाँ से मीनार की ओर जाता है कितना, 24 मीटर। तो बिंदु से मीनार की ओर चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आप, एक तो सिंपल मेथड है, पहले आप किस में ले लोगे, इस वाले में, पर हमेशा पहले ना अंदर वाले को सॉल्व किया करो, ठीक है। तो ABC में, तो ट्राइंगल ABC में क्या करेंगे, ABC में फटाक से कर देंगे, ठीक है। ABC में क्या करना होगा जी, तो ABC में tan ले लेंगे फिर से अगेन 60 डिग्री। तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा, AB यानी कि लंब बटे आधार। तो यहाँ पे AB बराबर कितना है, H डायरेक्ट लिख देते हैं, यहाँ पर BC। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, √3 बराबर H बटे BC। यहाँ से BC का मान कितना हो जाएगा, तो इधर चला जाएगा BC, H/√3, क्योंकि हमको BC का मान चाहिए भाई, ठीक है। BC का मान चाहिए, ये BC पता रहेगा तभी हम अगेन 30 डिग्री वाले में अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर अगेन क्या करेंगे, त्रिभुज ABD में, तो ABD में लेंगे, ADB लिखते हैं इसको, ठीक है। ADB जो एंगल होता है उसको बीच में रखते हैं, तो D एंगल है तो बीच में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी ACB, ठीक है। वैसे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, आपको दिक्कत नहीं होगा, बट बस ऐसे ही, ठीक है। तो ADB, तो ADB लिखा हमने, तो ADB में क्या करेंगे, tan 30 ले लेंगे। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, अगेन H बाई कितना हो जाएगा, आधार, यानी कि आधार अब क्या है, ये टोटल में बड़ा सा त्रिभुज है, तो हो जाएगा BD, ठीक है। ये कर दिया। अब इसको फर्दर और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan 30 का मान 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, H बटे BD। तो BD बराबर क्या लिख सकते हो, BD बराबर लिख सकते हो आप DC प्लस BC। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम DC प्लस BC। अगेन हल करोगे तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, H बटे DC बराबर कितना है, ये 24 है, और BC का मान आप यहाँ से ले सकते हो, अभी हम रहने देते हैं वैसे, 24 प्लस BC। अगेन इसको आगे हल करते हैं तो ये इधर चला जाएगा, मान लो, ठीक है, इधर। तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस BC का मान कितना है, H/√3। तो यहाँ पे रख देंगे H/√3 बराबर, देखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये √3 इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका √3 × H, ठीक है। इतना समझ में आ गया, सही जा रहे हैं ना, कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हुआ है, बताओ क्या करते हो आप लोग, क्या करते हो भाई, कुछ सॉल्व अप करते हो कि बस बैठे हुए हो। पेन पेपर निकालो, कहानी नहीं चल रहा है यहाँ, पेन पेपर निकाल खुद हल करो, नहीं तो ज़िंदगी भर ऐसे ही, ठीक है, कभी नहीं समझ में आएगा फिर। तो ये जो सवाल है हमारा ठीक ही जा रहा है वैसे तो। देखो हमको कन्फ्यूजन हो रहा है, कहीं पे हमने शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया, ठीक है।
जगह भी कम पड़ गया, 1/√3, ठीक है, 30 लिया, 1/√3 H/24 प्लस यहाँ पे BC, और BC का मान हमारा कितना आया है, BC का मान हमको मिल गया यहाँ पे ठीक है H/√3, तो यहाँ पे H/24 प्लस H/√3 H इंटू √3, ठीक है, ये हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे आगे यहाँ पर आगे ना, अब आपको क्या करना होगा, इसको ले जाते हैं उधर, ठीक है, जगह ही कम है, इसको लिखते हैं इधर, ठीक है, 24 प्लस H/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू H, यही था, √3 इंटू H, ठीक है। चलो, तो ये 24 हो गया बराबर इधर √3 बटे H माइनस H/√3। तो अगर इसको हल करें तो इधर 3 से 3, √3 3H माइनस H बटे √3, √3 इधर लेके आएंगे 24, √3 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा 2H, H बराबर कितना हो जाएगा 2 से ये 12 √3, तो ये 12 √3 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ पे जो H की मान, हम H का वैल्यू जो निकालना था हमको, वो कितना आ जाएगा 12 √3 मीटर, कितना आ जाएगा 12 इंटू √3 मीटर। आप इसको फर्दर हल भी कर सकते हो, √3 का वैल्यू भी आप पुट कर सकते हो, देन यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो। तो ये HAB बराबर, यानी कि जो यहाँ पे क्या थे, मीनार की ऊंचाई हमने बहुत आसानी से निकाल ली। क्या करी, पहले हमने इस वाले त्रिभुज को सॉल्व किया, देन हमने 30 डिग्री वाले को सॉल्व किया, और हमारा ऊंचाई यहाँ पे निकल करके आ गया, ठीक है, समझिए आगे बात। तो अब जो यहाँ पे चले जाओ भाई, मन नहीं लग रहा है तो ठीक है, हमको भी डिस्टर्ब होगा, चले जाओ, अब नहीं मन लग रहा है, इसको पढ़ना है वही रहे क्लास में, नहीं पढ़ना है जाए। चलो, तो यहाँ पे जो है क्या किया हमने, वैल्यू निकाल लिया इसका। अब कहोगे सर किसका, आप ट्रिक बता दो, ठीक है, तो ट्रिक कैसे हम बताएंगे भाई, ट्रिक बहुत आसान है, जो हमने बताया था। देखो ये 60 था, अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी 60-30 आ जाएगा या 60-45 आ जाएगा, तो हमेशा ना 60 वाला पहले आप हल करना है इसको, ठीक है, 60 वाला। तो 60 है तो 60 के सामने क्या होता है, क्या बताया था, 60 जब भी आ जाएगा तो 60 इस वाले त्रिभुज में, देखो इस वाले ट्रायंगल में, तो इस वाले ट्रायंगल में 60 है तो 60 के सामने वाला कितना होता है, √3 यूनिट होता है, और फिर ये कितना होगा, ये वाला, ये 60 है तो ये 30, तो 30 के सामने वाला कितना होता है, 1 यूनिट होता है, कितना होता है 1 यूनिट होता है, इतना पता चल गया। अब देखो ये 30 है, फिर आप इसको सॉल्व करोगे ना इस वाले को, तो अब ये ट्रायंगल बनेगा बड़ा वाला, एक तो हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, अब ये बड़ा वाला बनेगा। तो जब ये बड़े वाले में देखोगे आप, तो बड़े वाले में क्या आप देख रहे हो, बड़े वाले में देख रहे हो कि ये कितना है 30 है, और 30 के सामने हम कितना देख रहे हैं, पहले से ही मान लिया है कितना है √3। देखो 30 के सामने आप कहते हो सर आप 1 यूनिट मानते थे, वो तो हमने माना था ना, वो रेशियो होता है 1 और 60 का फिर √3 और 90 का फिर 2, वो तो रेशियो है ना। लेकिन सपोज करो 1 की जगह पर कितना रख दिया, फिर √3 रख दिया, तो अब आपको 60 का निकालना होगा, ठीक है। तो ये हमारा 30 था, पहले देखो 60 को सॉल्व किया तो 60 के सामने √3 होता है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, इतना पता चल गया हमको, यानी ये वाला कितना होगा 1 यूनिट होगा। अच्छा इसको साफ साफ फिर से लिख लें क्या, मैं भी आपको समझना है, चलो अच्छा कोशिश करना, आप खुद से भी बनाना, ठीक है, खुद से बनाना, समझ में आ जाएगा। अब देखो अगर ये √3 है तो 30 के सामने कितना हो गया √3, बड़े वाले में देख रहे हैं, बड़े वाले में, ठीक है, तो 30 के सामने कितना हो गया √3, तो ये कितना होगा, फिर ये वाला 60 हो जाएगा बड़े वाला ट्रायंगल में, देखो ठीक है, ADB में, तो ये 60 हो गया, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा, ये वाली भुजा पूरा, ये भुजा, ये कितना हो जाएगा, तो 60 के सामने वाला कितना होता है, क्या होता है रेशियो भाई, 30 के सामने वाला होता है 1 यूनिट, ठीक है, और 60 के सामने वाला होता है कितना √3 यूनिट। तो अब कह रहे हैं कि 30 वाला कितना हो गया √3, तो 30 वाला अगर √3 हो गया तो 60 वाला कितना हो गया, हो जाएगा √3 इंटू √3 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो ये जो पूरा आ रहा है ये कितना आ जाएगा 3 यूनिट आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कितना 3 यूनिट आ जाएगा। तो अगर ये 3 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो कितना है 1 यूनिट, तो 3 में से 1 घटा दोगे बाबू तो ये वाला आ जाएगा 2 यूनिट, यानी कि DC बराबर कितना आ गया, DC बराबर 2 यूनिट। अब देखो कितने कैसे आंसर निकलेगा, DC बराबर 2 यूनिट, तो 2 बराबर कितना है 24 मीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 12 मीटर। देखो आंसर निकल गया, 1 यूनिट बराबर 12 मीटर। हमको H निकालना है, H बराबर कितना है √3 यूनिट, तो √3 से गुणा कर दोगे, 1 का मान 12, तो √3 का मान कितना हो जाएगा 12 इंटू √3, आंसर निकल करके आ गया। देखो कितना आसान है। अच्छा अभी आगे एक और सवाल आएगा, उसमें हम इसमें बेसिक कर दिया हमने, फिर हमने ये जो
लगा दिया है, मतलब हमने जो दूसरा मेथड था, तो हो सकता है आपको इसमें थोड़ा हौच-पौच हो गया, बट कोई नहीं, आगे हम साफ साफ कर देंगे, ठीक है। दूसरा सवाल आएगा ऐसा ही सेम। तो 60 जब आ जाएगा तो 60 वाला पहले हल करना, ठीक है। अगर ये √3 हो गया, पहले 30 के सामने 1 होता है, हम जानते ही हैं, तो ये वाला 1 हो गया। लेकिन फिर 30 वाले की बारी आएगी, तो देखोगे कि 30 के सामने पहले मान के रखा है √3 यूनिट, तो अगर ये √3 हो जाएगा तो देन ये 60 के सामने वाला √3 इंटू √3 होगा। समझ रहे हो ना कि पहले 30 के सामने 1 होता है तो उसका √3 गुना होता है 60 के सामने वाला। तो जब यहाँ पे 1 की जगह पर कितना हो गया √3, तो उस हिसाब से ना फिर रेशियो बदलेगा हमारा, ठीक है। तो ये √3 है, तो 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, क्योंकि √3 गुना होता है वो, ठीक है, 60 के सामने वाला। चलो तो ये देखते हैं हम। अब सेम ऐसा सवाल अभी और आएगा, तो उसमें हम सीधा ट्रिक से ही कर देंगे, ठीक है। नदी के एक किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े वृक्ष की चोटी को देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। समझो कि एक ऐसे नदी है, ठीक है, तो नदी के इस पार, यानी कि ये दो किनारे हैं, तो एक यहाँ पे आदमी खड़ा है और नदी के इस किनारे पे एक पेड़ है। क्या है? एक पेड़ है। इस पेड़ को देखता है तो इसका उन्नयन कोण कुछ बन रहा है, ठीक है। ये नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसको, समझ में आ गई ना बात, क्या पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। चलो, ये नदी के एक किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति, तो मान लो नदी का ये किनारा वाला ये है और दूसरा किनारा ये है, और यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ का चोटी है मान लो, ठीक है, ये एक पेड़ है। अब क्या कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़ा हुआ एक व्यक्ति दूसरे किनारे पर खड़े वृक्ष एक वृक्ष की चोटी को देखने पर उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो यहाँ से कितना बन रहा है ये 60 डिग्री, ये वाला उन्नयन कोण कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। इतना समझ में आ गया भाई? हाँ कहोगे सर हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। किनारे से 36 मीटर और अधिक दूर जाने पर, किनारे से, तब ये तो किनारा था, ये किनारा था, यहाँ से 36 मीटर दूर चला गया, तो ये वाली दूरी कितनी हो गई 36 मीटर, 36 मीटर दूर आ गया। तो अब जो उन्नयन कोण बन रहा है ये कितना बन रहा है जी? ये बन रहा है कितना? उन्नयन कोण हो जाता है कितना 36 मीटर दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री। तो ये हो गया उन्नयन कोण, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन बदल करके 30 डिग्री हो जाता है। तो क्या पूछ रहा है? नदी की चौड़ाई बताइए। तो नदी की चौड़ाई कौन सी होगी? नदी की चौड़ाई, अब कई बच्चों को समझ में ना सर नदी की चौड़ाई कहाँ से कहाँ तक लेंगे, कहाँ से कहाँ तक लोगे भाई? यही तो है नदी की लंबाई। ये देखो, एक किनारे पर वो खड़ी है, एक किनारे पर आप खड़े हो, ठीक है, नदी की चौड़ाई नाप लो। समझ में आ गई बात? तो एक किनारे पर पेड़ खड़ा था और एक किनारे पर यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, तो यही तो होगा ना नदी की लंबाई, नदी की चौड़ाई, यहाँ और वहाँ। आगे समझ में? नाप लेना, ठीक है। चलो, तो ये जो है यहाँ पे ये दोनों हम कह रहे हैं कि ये नदी की चौड़ाई होगी। क्यों? क्योंकि पहली बार नदी के किनारे खड़ा था, ये किनारा, एक किनारे पे पेड़ है, तो दोनों के बीच की ये चौड़ाई हो जाएगी। मतलब ये हमसे पूछ रहा है, तो मान लेते हैं नदी की चौड़ाई कितनी है, x है, मान लेते हैं अभी, ठीक है, ये हमको निकालना है, x हो गया चौड़ाई। अब इसको हम बेसिक मेथड से हल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बात समझ में आ गया कि x निकालना है हमको। पिछले सवाल में भी सेम ऐसा ही था 60-30, इसमें भी 60-30। इसको हम ट्रिक से करेंगे, ठीक है, ट्रिक मतलब दूसरे वाले मेथड से। अब बताओ हमने क्या किया, पहले आप 60 वाले को हल करो, ठीक है। तो 60 के सामने वाला कितना होता है बताना, √3 होता है, तो ये बचेगा कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के सामने वाला कितना होता है 1 यूनिट। यानी क्या कह रहा है, हमको इस 1 यूनिट का मान निकाल करके बता दो, बस इतना ही तो करना है। 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। तो अब जो है ये तो पहले वाले ट्रायंगल में ले लिया, दूसरे वाले में लेंगे, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में। मान लो ना इसको A B, ये C हो गया, ये D हो गया। तो बड़े वाले ट्रायंगल में जब हम लेंगे तो देखो यहाँ पे बड़े वाले ट्रायंगल में, ठीक है, ये हो गया आपका बड़ा वाला ट्रायंगल ये। अब इसमें जब देखोगे आप तो क्या हो जाएगा जी, इसमें जब आप देखोगे ना तो ये है 30 डिग्री, ये कितना है, ये वाला 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सामने आप 1 फिर से मत मानने लगना कि सर 30 डिग्री सामने तो 1 होता है, माना नहीं है भाई, क्योंकि 60 डिग्री सामने √3 था और यही वाली तो, ये वाली तो दोनों में कॉमन है ना। ये वाली जो साइड है यानी कि वर्टिकल जो डिस्टेंस है, पेड़ की जो ऊंचाई है, वो तो दोनों में सेम ही है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो जब ये √3 पहले से मान लिया तो दोबारा से मानना जरूरी नहीं, दोबारा से नहीं मानना है, ठीक है। √3 यूनिट तो ये पहले से है ही। तो अब आपको कहना है कि ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री सामने वाला कितना है √3 है। तो आपको ये पता करना होगा कि 60 डिग्री, ये 60 डिग्री बचेगा, ये देखो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा बड़े वाले में 60। तो 60 के सामने वाला कितना होगा, तो 60 के सामने वाला मतलब ये बड़ा वाला बेस, ठीक है, क्योंकि बड़े ट्रायंगल में देख रहे हैं तो बड़ा वाला बेस। तो 60 डिग्री के सामने कितना होता है, तो हमने बताया कि 30 के सामने अगर 1 हो तो 60 के सामने कितना होता है √3, यानी √3 गुना होता है, √3 गुना। तो अगर ये √3 हो जाए तो ये कितना हो जाएगा √3 इंटू √3, क्योंकि √3 तो जब 1 था तो ये √3 था, तो √3 हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। सेम वही सवाल है। तो अगर ये 3 हो गया, ये 3 हो गया तो बताओ
अगर ये 1 यूनिट है तो ये बचा वाला बचा खुचा कितना हो जाएगा, ये 2 यूनिट हो जाएगा। टोटल कितना, टोटल 3, इसमें से 1 हटा दो बचेगा 2 यूनिट। तो देख लो मान दिया गया है कि 2 यूनिट जो है ये कितना है 36 है, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। 1 यूनिट ही तो पूछ रहा था, तो नदी की चौड़ाई बाबू कितना हो जाएगा 18 मीटर, कितना हो जाएगा 18 मीटर। रोहित शर्मा ठीक है 18 मीटर, अच्छा 18 विराट कोहली है ना भाई, गड़बड़ हो गया क्या। 18 जर्सी नंबर 18 किसका है भाई, कमेंट करके बताना ठीक है। विराट कोहली का ही है, 45 तो रोहित शर्मा का है साथ, ठीक है एक बार बताना। चलो मैं सर्च कर लेता हूँ, नहीं तो फैंस लोग थोड़े गुस्सा हो जाते हैं आजकल IPL वाले बच्चे, ठीक है। जर्सी, अरे भाई टाइप हो जाओ, जर्सी नंबर 18, विराट कोहली। देखो आप में से बहुत लोग विराट कोहली के बड़े वाले फैन हो, पता है ठीक है। चलो ये जो है 18 हो गया, तो 18 इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है 18 इसका करेक्ट, समझ में आ गया ना भाई। अप्लाई करने आना चाहिए जो हमने तरीका बताया है, दोनों ही तरीके यूजफुल हैं और दोनों ही तरीके यूज किए जाएंगे, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं आगे, बहुत कम सवाल बचा है, ठीक है। अभी CUT वाला सवाल भी आ जाएगा। देखो इस सवाल को करो, किसी समय एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का √3 गुना है। तो देख लो यहाँ पे एक पेड़ है और यहाँ पे देखो पेड़ है, तो इसका परछाई बनेगा। तो मान लो ये परछाई है, मान लो ये A था, ये B था और ये C था, तो ये पेड़ है, ये पेड़ है, पेड़ की परछाई मान लो ये इसकी हाइट थी, इधर कहीं पे सूरज था, ठीक है ये ठीक है। तो इसकी परछाई जो है यहाँ पे बन रही है और ये कह रहा है कि पेड़ की जो लंबाई का, हाँ परछाई जो यानी शैडो जो है वो √3 गुना है। तो मान लो कि इसकी ऊंचाई कितनी है, h है, ठीक है। किसी समय एक पेड़ की परछाई की लंबाई पेड़ की लंबाई का, तो ये पेड़ का लंबाई कितना है h है, तो इसका √3 गुना यानी कि h का √3 गुना क्या है, पेड़ की परछाई की लंबाई है। तो आप यहाँ पे लिखोगे ये कितना है √3 × h है, ये क्या है इसका बेस है यानी कि परछाई की लंबाई है। हो गया, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। एट अ सर्टेन टाइम द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स, तो शैडो ऑफ ट्री क्या है √3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री कितना h, तो h का √3 टाइम्स कर देंगे, ये हो गया। अब कह रहा है कि लेंथ ऑफ द हाइट, व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं बता लोगे, बता दो आप खुद से हल करो। ये क्या है, हमको यहाँ पे ये क्या है लंब दिया गया यानी ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो क्या यूज करेंगे tan, ये मान लो थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा √3 × h, h से h कट गया तो क्या बचा 1/√3, इधर हो गया आपका tan थीटा। ये किसका मान होता है जी, tan 30 डिग्री का मान होता है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। 30 डिग्री करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर A फॉर अगेन अवंतिका फेवरेट करेक्टर। आगे बढ़ते हैं, अब ये देखो आ गया CUT। चलो भाई, तो यहाँ तक जो अभी तक वीडियो में बना हुआ है, हाँ बताइएगा कमेंट करके कि CUT में जो सवाल पूछा गया है इसका जवाब आप दे पा रहे हो कि नहीं, बताना, इस जरूर बताना, ठीक है। अगर लास्ट तक आप देखे हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो भी बच्चा लास्ट तक देखता है, ठीक है, ऐसे बच्चे मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। चलो ये जो है एक मीनार जमीन पर खड़ी है, जमीन पर खड़ी है, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से, तो एक मीनार है, ठीक है, एक यहाँ पे मीनार है, ठीक, कह रहा है जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 18 मीटर की दूरी पर, देखो फिर से 18 आ गया विराट कोहली, हाँ चलो, तो 18 मीटर की दूरी पर यहाँ पे, ठीक है 18 मीटर दूर है, जमीन पर एक बिंदु से जो मीनार के पैर से 18 मीटर की दूर है, मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है 30 डिग्री, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो CUT में पूछा गया है, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 18 मीटर अवे, 18 मीटर अवे from the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower, angle of elevation of the top of the tower is found to be 30 degree, 30 डिग्री मिला। Find the height of the tower, ये height यानी कि मान लो h निकालना है हमको, नहीं निकाल लोगे, ओ बबुआ ऐसे करोगे, हाँ 30 डिग्री सामने कितना होता है 1 यूनिट होता है, ये बचेगा फिर 60, ये तो 90 है ही, 60 डिग्री सामने कितना होता है √3 यूनिट होता है। तो √3 यूनिट का मान दिया गया 18 मीटर, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 18/√3, रेशनलाइजेशन कर दोगे तो ये बचेगा 18/3 × √3, ये काट दोगे 3 × 6 = 18,
इंटू √3, तो 6√3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। सेकेंड फेवरेट कैरेक्टर आ गया, मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर आ गया समझ में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना आसान सवाल CUET में पूछा गया और बच्चे इसको देख के डर जाते हैं। बताना, आप बताना जरूर कि आपका डर कुछ कम हुआ कि नहीं ये सब देखने के बाद। टाइम भले ही हम ज़्यादा ले रहे हैं बट आप समझ सकते हो कि क्यों ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा काम ये नहीं है कि जो बच्चे जानते हैं उन्हीं को सिखाना, जो नहीं जानता है उनको भी सिखाना है, इसलिए टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो 60 है, 18 है, ठीक है, ये 30 है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3 यूनिट होता है, बताया था इस। और अगर आपको नहीं करना है ऐसे तो कोई बात नहीं, ले लो tan 30, ये जोड़ क्या होता है, लंब यानी कि h बटे आधार, आधार कितना होता है, आधार 18 दिया, 18 लिख दो, tan 30 का मान 1/√3, h बटे कितना हो गया 18, h बराबर कितना हो गया 18 बटे √3। चलो हो गया खत्म जो किया था, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये सवाल देखो, अभी ऐसा सवाल सेम करवाया था, अभी देखो जस्ट ऐसा एक सवाल करवाया था, ये भी CUET में आया है। सूर्य का यूनियन कोण ज्ञात कीजिए। फिर से सूर्य का यूनियन कोण, एक पेड़ है, ये मान लो इसकी टॉप है, ठीक है, ऐसे ये पेड़ है, यहाँ पे सन कहीं है तो इसका परछाई यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सूर्य का यूनियन कोण कितना है, कह रहा है कि व्हेन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ ट्री इज 1/√3 टाइम्स द हाइट ऑफ द ट्री। तो लेट्स सपोज द हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू h, ठीक है, देन द बेस विल बी h इंटू 1/√3। ओके, देखो यहाँ पे क्या रहा है ना, 1/√3 टाइम्स है, टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन, h का 1/√3, तो यहाँ पे लिख दोगे कि इसका जो हाइट है कितना है 1/√3। हो गया। अब क्या करेंगे, ये थीटा हमको निकालना है, सूर्य का यूनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जानते ही हो, कैसे निकालेंगे, ये दिया गया आपका क्या, ये दिया गया आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, सॉरी हाँ बेस, तो tan का हम फॉर्मूला लगा देंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस h इंटू 1/√3, h से h कट जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √3 चला जाएगा बेचारा ऊपर, तो √3 आया, तो tan 60 का मान होता है कितना, √3। तो थीटा पूछ रहा था बताओ, तो थीटा पूछ रहा था, थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा पीछे जो एक क्वेश्चन करवाया था उसका आंसर 30 था, ठीक है, हो गया बस। इतना आसान सवाल जो है CUET में पूछा गया है। तो मुझे देखो 2 ही सवाल मिले हैं, जितना मैंने लगभग 8 या 9 शिफ्ट के पेपर देखे उसमें से मुझे 2 ही सवाल मिले, क्योंकि बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, और जितना शिफ्ट का मेरे पास पेपर है उसमें से 2022 का एक था पेपर मेरे पास, 2023 के कुछ शिफ्ट के पेपर थे, और 2024 में आया रिसेंट जो हुआ है, ठीक है। तो तीनों मिला जुला करके लगभग 9 या 10 शिफ्ट का हुआ था, 9 शिफ्ट लगभग ऑलमोस्ट। तो उसमें हमने देखा तो 2 ही सवाल मुझे मिले, मतलब कि इस बार जो सवाल आ रहे हैं तो ऐसा देखने मिला है कि 14 को भी आया था, 15 को भी आया सवाल, तो आ रहे हैं सवाल यहाँ से, तो इस बार फ्रीक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि एक सवाल यहाँ से बनेगा, तो 5 नंबर मिलेंगे आपको। अब ये जो सवाल है ये आपको घर पे सॉल्व करना है। दिस इज होमवर्क फॉर टुडेज क्लास। आई होप दिस क्लास विल बी बेनिफिशियल फॉर योर CUET 2025, ठीक है। तो जो भी शिफ्ट अभी होने वाले हैं आगे, उसमें बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वाला चैप्टर, अगर आप इसको देख रहे हो, और अगर आप लास्ट तक पहुंचे हो अभी, ठीक है, लास्ट तक कमेंट करके जरूर बताना कि सर मैंने लास्ट तक देखी है और मुझे समझ में आया नहीं आया। अगर किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पर समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगा कि उस कमेंट का रिप्लाई करूं और आपको बताऊं, ठीक है। देखो मैथ्स अगर आपको सीखनी है तो एक चीज़ करना होगा, बस एक ही चीज़ मुझे चाहिए, एक तो ध्यान से लेक्चर देखना है, जो भी मैं बताऊंगा उसको सुनना है, ठीक है, और क्वेश्चन पूछने, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो। जिस भी पॉइंट पे अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है समझ में, आप क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो, आप मुझसे पूछो, कोई आसपास है जो जानता है उससे पूछो। क्वेश्चन पूछना जरूरी है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तब। समझ में आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जो भी ऑल इंडिया रैंक लेकर के आएगा, ऑल इंडिया रैंक तो जारी नहीं होता है, जो भी बच्चा लेकर के आएगा वो भी एक टाइम होगा, कभी ना कभी एक टाइम होगा जिस दिन उसने मैथ का पहला सवाल शुरू किया होगा, पहला क्वेश्चन शुरू किया होगा। यानी कि ऑल इंडिया रैंक भी क्वेश्चन 1 पर था एक टाइम पे, मैथ्स के क्वेश्चन 1 पर था एक टाइम पे, समझ में आ रही बात। तो आप भी अभी उसी, हो सकता है कि आप भी अभी क्वेश्चन 1 पे हो, घबराने की कोई बात नहीं है, आप ऊपर पहुंचोगे, बस आपको राइट टाइम पे राइट जगह पे क्वेश्चन पूछना नहीं भूलना है, ठीक है। ये की है मैथ सीखने के लिए, पेन पेपर तो है ही, वो तो सेकेंडरी चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मैथ के क्लास में आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए, कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग
मैथ्स क्लास। ठीक है, चलो तो इसी नोट के साथ हम यहाँ पे आज का सेशन एंड करते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास कैसा लगा, पूरा चैप्टर समझ में आया नहीं आया, ये जो 2 जी बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है, वो तो इतने बोर हो गए, उनको लगता है कोई घास नहीं पसंद आया, यहाँ से वहाँ ये ऐसे ही घूमते रहेंगे। ठीक है, आप बताना कमेंट में कि आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।